सबको नमस्ते। हम लोगों का तीसरा रेशियो पिछले दिन हम लोग शुरू कर लिए थे। तीसरे रेशियो में शायद एक बताए भी थे, है ना। तीसरे रेशियो में एक रेशियो हम लोग ये डिस्कस कर लिए थे, शायद याद है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो एक बार हल्का सा रिवीजन लेते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में हमने ये दिखा था कि हमने कितने का माल बनाया और उसके अगेंस्ट कितना हमारा क्लोजिंग स्टॉक फंसा रहा। और इसी रेशियो को हमने ये बताया कि कितना तेजी से हमारा स्टॉक क्लियर हुआ है, यानी जितना बार हम बनवाए होंगे उतना बार सेल किए होंगे। तो इससे एक्टिविटी या परफॉर्मेंस पता लगी थी, ठीक है, ये पता लगाए थे। तो इसमें एवरेज बताया था कि जैसे मान लो ये 7 या आ गया 8 आ गया, इसको नीचे एवरेज ऑफ इन्वेंट्री निकालने के लिए हमने बताया था या तो 360 से में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को डिवाइड दोगे अगर दिन में निकालना है, और अगर मंथ में निकालना है तो 12 मंथ में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से डिवाइड दोगे, तो पता चल जाएगा कि मोटा मोटा हम कितने दिन में उसको रोटेट कर लिए। यहां तक बात हो गई थी, है ना। पिछले दिन तो सब लोग आए थे यहाँ पे। आज दूसरा है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का मतलब क्या होता है, इस पे थोड़ा चर्चा करेंगे। और उसके बाद में ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, इसमें 4 रेशियो टोटल पढ़ने हैं। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर का रेशियो का मतलब होता है, ट्रेड रिसीवेबल बोलने से हम क्या समझते हैं, आप लोग को इसके बारे में पूरा आइडिया है। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर मतलब डेटर्स और बिल रिसीवेबल। तो ये रेशियो हमको ये बताता है कि हमने कितने का उधार माल बेचा और उसके अगेंस्ट मेरा कितना ट्रेड डेटर के पास कितना पैसा फंसा रहा। तो इसका मतलब होगा कितने टाइम्स हमने रोटेट किया है। आप जानते हैं कि बाजार में कोई लोग उतरते हैं तो कैसे होता होगा काम। मान लो कोई प्रोडक्ट हमने अभी अभी नया नया लॉन्च किया, तो अब हम चाहते हैं कि दुकानों पे वो चीज अवेलेबल हो। तो हम दुकान पे अगर जा करके बोलते हैं भैया ये हमने ये चीज या चॉकलेट ये बनाया है, अब इसको आप बेचिए, इसमें मार्जिन ऐसा है ऐसा है। तो वो क्या कहेंगे, वो खरीदने को तैयार नहीं होते। वो कहते हैं ठीक है रख जाइए, देखते हैं बिक जाएगा तो पैसा दे देंगे, ऐसा होता है। हमने उनके पास रख दिया, 10 डब्बे रख दिए। 2 दिन बाद 5 दिन बाद हमको पता था कि बिक जाएगा, हम 2 दिन 5 दिन बाद गए तो दिखा कि ठीक ठाक बिक गया है। तो बोलेंगे हाँ बिक गया है, आप 10 पैकेट और दे दीजिए। तो 10 पैकेट देने से वो हमको 20 पैकेट का पैसा नहीं दे देंगे, 12 का दे देंगे, 15 का दे देंगे, ठीक है रखिए फिर आगे दे देंगे। तो एक्चुअली में जब आप धंधा करते हैं तो आपका बहुत पैसा डेटरों के पास फंसा ही रहता है। एक एग्जांपल से समझो, एक बड़ा व्यापारी है, कौन है, बैठो, दिशा कहाँ है। तो एक बड़ा व्यापारी है और मान लो चांदी का व्यापारी है, सोना चांदी बेचता है। तो इनका बड़ा व्यापारी है, दिन भर में 70 किलो 80 किलो चांदी का इनका सेल है। तो बगल बगल के गांव वाले लोग आते हैं और इनके यहाँ से चांदी के गहने, पायल और पता नहीं क्या चूड़ी वूड़ी खरीद के ले जाते हैं। तो मान लो हम एक गाँव के, अब मोहित के पास गए और हमने कहा कि हमको 3 किलो चांदी का सामान ले लिए। 3 किलो चांदी का सामान का पैसा हम एक बार में थोड़ी ना देंगे। हम कहते हैं 2 किलो का ले लीजिए, 1 किलो का रहने दीजिए, बैठ जाओ यहाँ पे। 3 किलो का चांदी खरीदे तो 3 किलो चांदी का पैसा दिया और 3 किलो चांदी लिए और 2 किलो का पैसा देते हैं, 1 किलो रोक लेते हैं, भाई आपको दे देंगे। तो जो व्यापारी है वो भी सोचता है कोई बात नहीं है, तो रोजाना आते जाते रहते हैं, हर महीने इनका आना जाना है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगले महीने हम फिर आए तो हमने कहा कि अच्छा 5 किलो दे दीजिए। तो इन्होंने कहा सर 5 किलो दिया और 1 किलो आपका पहले का इतना पैसा बाकी है, 6 किलो का पैसा आप दे दे। हमने कहा 4 किलो रख लो, 2 किलो और दे देंगे, 2 किलो का पैसा और हमको दे देंगे। तो ऐसे क्या होता है, एक व्यापारी के पास अगर 100-200 ग्राम किलो भर ऐसे अटकता रहेगा तो एक बड़ा अमाउंट नहीं आ जाएगा कि इतना पड़ा हुआ है। तो इससे ये पता चलेगा कि हमने क्रेडिट सेल कितना किया और उसके अगेंस्ट मेरा कितना डेटरों के पास पैसा फंसा रहा। तो इससे पता चलता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कि हम कितने इन्वेंट्री टर्नओवर कितने टाइम्स अपने उसको रोटेट कर पाए। उधार में माल बेचना शुरू करो, आपका दुकान खाली कर देंगे, है ना। उधार में माल बेचें अगर हम, तो मेरे दुकान में एक भी माल बचेगा क्या, सब खरीदने को तैयार है। ठीक है उधार दे रहा, अच्छी बात है, हम बेच के पैसा दे देंगे, बेच में। तो इसलिए ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो उधारी वाला बहुत ज्यादा बड़ा नहीं आना चाहिए। अगर बहुत बड़ा आएगा तो ये बहुत रिस्की हो जाएगा, है ना, कि भाई इतना माल फंसा है, इतना मेरा माल फंस जाता है और सेल तो हमारा खूब दिख रहा है
और स्टॉक मेरा फंसा है तो सेल बढ़ जाएगा, तो आपको दिखेगा कि प्रॉफिट प्रॉफिट है, लेकिन उसमें कितना रिस्क हो जाएगा कि हमारा पैसा अगर डूबा तो गया। क्योंकि डेटर के पास अगर किसी दूसरे के पास पैसा गया है और वो सामने से हाथ खड़ा कर दे कि हम इंसॉल्वेंट हो गए, हम क्या कर लेंगे? आप क्या कर लेंगे? कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मान लो उसको बोलोगे आओ मेरे यार घर में बिठा के रख लेंगे, तो हमारे मम्मी पापा पैसा देंगे तब छोड़ेंगे, तो मम्मी पापा कहेंगे भाई तू खाना भी तुम ही खिलाओ, और कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास और ऑप्शन नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में आप हमेशा से एक लिमिट होगी ना, इतना दूर तक हम काम करेंगे, इसके बाद हम नहीं सोचेंगे। तो ये रेशियो आप देखो ध्यान से, इसमें फॉर्मूला क्या बनेगा, ये बहुत इजी सा फॉर्मूला है कि आपने कितना क्रेडिट सेल किया है। बार बार याद रखना, ट्रेड रिसीवेबल में टोटल सेल से मतलब नहीं है, टोटल सेल से मतलब नहीं, टोटल सेल कितने का हुआ है, हमें देखना है कि हमारा डेटर कितना टाइम्स घूम गया है, डेटर जो हमने ब्लॉक किया उसका कितना गुना हमने क्रेडिट सेल बेचा है, इतने। अगर मान लो हम 3 रुपए का ब्लॉक करवा रहे हैं और उसके बदले में 30 रुपए का माल बेच ले रहे हैं, तो अच्छी बात है, 3 रुपए का स्टॉक रोक करके हम 30 रुपए का सेल कर पा रहे हैं, डेटरों के पास मेरा 3 रुपए फंस रहा है, लेकिन हम 30 रुपए का सेल निकाल ले रहे हैं, तब तो बहुत अच्छी बात है भाई, ठीक है, कंडीशन अच्छी है। तो इस रेशियो में हमें ये देखना पड़ता है कि हमने कितने का क्रेडिट सेल किया और उसके अगेंस्ट मेरा कितना कितना डेटर फंसा रहा, यानी ट्रेड रिसीवेबल फंसा रहा। यहाँ पे फॉर्मूला क्या है कि क्रेडिट सेल, अब इसको अलग अलग लैंग्वेज में लिखेंगे, क्रेडिट सेल, ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखा रहेगा सवाल में। तो क्रेडिट सेल बाई एवरेज डेटर, अब डेटर एक दिन का तो हम निकालेंगे नहीं, एवरेज डेटर निकालेंगे, जैसे वहां पे एवरेज इन्वेंट्री निकाले थे वैसे यहाँ एवरेज डेटर निकालेंगे। तो क्रेडिट सेल तो आप निकाल ही लोगे, सेल दो तरह का होता है, कैश सेल और क्रेडिट सेल। कैश और क्रेडिट मिला के टोटल है, अभी टोटल दे देंगे, क्रेडिट दे देंगे, क्रेडिट दे देंगे, कैश दे देंगे, ये घुमा फिरा के वो फाइनली तुमको यहां पहुंचना है क्रेडिट सेल पे। और एवरेज डेटर कैसे निकलेगा? एवरेज डेटर का फॉर्मूला आप जानते हैं, ये भी पता है कि ओपनिंग में ट्रेड डेटर नहीं बोलना चाहिए, इसको ट्रेड रिसीवेबल बोलो, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल जो रहेगा प्लस क्लोजिंग रहेगा, डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो एवरेज आ जाएगा। अब इसमें है तो बहुत छोटा सा चीज कि भाई हमें क्रेडिट सेल मालूम हो जाए, ओपनिंग क्लोजिंग डेटर मालूम हो जाए, हम डिवाइड करके निकाल लेंगे, लेकिन इनके सवाल में क्या होगा कि ये थोड़ा सा अटपटा तरीके से देंगे और उस अटपटे के तरीके से हमको निकाल के, मान लो कि हमने ये निकाला और ये आ गया 6 टाइम्स, ये हमेशा टाइम्स में ही आएगा, मान लो। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना हमने स्टॉक फंसाया है उसका 6 गुना सेल किया है, मतलब समझ में आ रहा है? या यूं कह लो कि इस डेटर को 6 बार घुमा सके इतना सेल किया है, तो 6 टाइम्स मेरा सेल हुआ है, ठीक है ना। तो इससे ये पता चल जाएगा कि जितना बड़ा सेल आएगा उतना अच्छा बात है, ये जितना कम से कम फंसे उतना अच्छी बात है, सेल जितना से ज्यादा बढ़े, रेशियो जितना बड़ा आ जाएगा उतनी अच्छी बात है। इसके बाद में आता है कि कलेक्शन पीरियड कितना है हमारा, अब इसी से पता चलेगा कि हमारी पॉलिसी क्या है, हम कलेक्शन पीरियड कैसे करते हैं। मान लो 12 महीने है और 6 टाइम्स है ना, तो 12 महीने में हमें पीरियड निकालना है साल भर में, और 6 टाइम्स हम साल भर में 6 बार घुमाए, तो इसका मतलब है कि किसी को हम माल बेचते हैं तो 2 महीने में हम कलेक्शन कर लेते हैं, है ना। जनरली जिनके पास ऐसा पॉलिसीज नहीं होता, कलेक्शन पॉलिसीज नहीं होगी, उनका तो बिजनेस ही खराब हो जाएगा, है ना। समझ में आ रहा है? पता चला कि अभिषेक का एक धंधा है और इनका सबसे ये प्रति विश्वास है, ये फूल पत्ती से भी प्यार करने वाले लोग हैं, भाई किसी से दुश्मनी नहीं है। कोई व्यक्ति आता है उधार दे दीजिए, पैसा ही मांगने नहीं, क्या हो सोचेगा गरीब होगा इसीलिए तो नहीं दे रहा है, कोई दिक्कत होगी इसीलिए तो नहीं, ऐसा करते हैं। साल भर में देख रहे हैं सेल तो इन्होंने क्रेडिट सेल इतना कर रखा है और डेटर कितने फंसे रह गए, बहुत ज्यादा, तो ये अच्छा नहीं है, आपके पैसे डूबने के चांसेस बहुत ज्यादा आ जाएंगे। मेडिकल स्टोर में जब हम काम करते थे तो मेडिकल स्टोर में होता क्या था कि जो होलसेलर वाले लोग होते हैं वो रिटेल वालों को ना डिस्काउंट देते हैं। जैसे मान लो कि मेडिकल स्टोर में एक होलसेल व्यापारी है, वो बेचता है रिटेल, जो आपके घर के आसपास मेडिकल स्टोर है उन लोगों को बेचता है। उनके पास जाते हैं, वो कहते हैं कि आप या तो कैश पेमेंट दोगे तो अभी के हम 3% का डिस्काउंट और दे देंगे, बिल के ऊपर में कैश डिस्काउंट 3% का और दे देंगे, और अगर आप डिस्काउंट लेना चाहते तो अभी के अभी पेमेंट कर दो, और अगर नहीं लेना चाहते हैं तो हम 1 महीने का आपको उधारी देंगे, 15 दिन का हम उधारी देंगे। अगर आप 1 हफ्ते में पेमेंट कर देते हो तो भी हम 1% का आपको डिस्काउंट देंगे, 2 हफ्ते में कर देते हो तो 2% का डिस्काउंट, 1% का, ऐसे गलती हमने बोल दी, अगर 1 हफ्ते में कर देते हो तो 2% का दे देते हैं, आप 2 हफ्ते में देते हो तो हम आधा % का दे देंगे, ऐसे वो बनाते हैं। और 1 महीने में पेमेंट कर दोगे तो कोई डिस्काउंट हम आपको और नहीं देंगे।
तो जिन व्यापारी के पास पैसे होते हैं वो क्या करेंगे भाई, डिस्काउंट मिल जाएगा और खरीद लेते हैं कैश में। जिनके पास नहीं होता वो क्या कहते हैं, ठीक है 1 महीने बाद पेमेंट करेंगे। तो 1 महीने तक अगर कोई व्यापारी लगातार 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 उसको दिया है दवाई, तो अगले महीने की 1 तारीख को पहला वाला बिल मैच्योर हो जाएगा। तो ये कलेक्शन पीरियड का मतलब होता है कि आपके अंदर कितनी पॉलिसीज होती है। जब आप धंधे में उतरेंगे तो याद रखना कि धंधे में सबसे बड़े 2 ही लोग तेज हैं। कौन कौन लोग तेज है बताओ, कौन कौन तेज है? एक तो मौसम तेज है, और एक कौन है, यहाँ गुजराती कोई नहीं है, तो गुजराती लोग तेज है, एक मारवाड़ी लोग तेज है, एक तो वो भी है ना। तो ये लोग व्यापारी ऐसे होते हैं कि ये अपना पैसा तिजोरी में रखते हैं और उधारी में माल खरीदते हैं, उसको बेच के पैसा भी दे देते हैं। तो अपना पैसा कहाँ लगाते हैं? घर के मौज मस्ती में, और बाकी कमाते हैं पब्लिक से। गुजरातियों में भी यही धंधा है कि वो अपने, उनका कहावत ही है कि अगर हम अपने धन से कमा रहे हैं तो क्या काहे का गुजराती हैं हम तुम्हारे ही पैसे से खरीदेंगे और तुम्हारे ही पैसे को बेच के तुम्हारा पैसा भी लौटा देंगे समय से और कमा भी लेंगे। तो इनको कैसे होता होगा? ये उधारी में माल खरीदते होंगे। तो जनरली बाजार में यही होता है कि हम उधार में माल खरीदे। जब तुम व्यापारी नए आओगे तो तुमसे पूछेंगे कि भाई कितने दिन का आपका क्रेडिट पीरियड है, तो आप 1 महीना बोल दिए कि 1 महीना में क्रेडिट पीरियड है, तो बिल में लिखा रहता है कि हम लोग 1 महीने का क्रेडिट पीरियड देते हैं। तो व्यापारी लोग ऐसे लेते रहते हैं। तो इससे ये पूरा, इसका मतलब है 2 महीने में आप कलेक्शन करते हैं। अगर मान लो ये छोटा से छोटा आ गया, 4 महीना आ गया, 4 आ गया, तो डिवाइड दोगे 3 महीना आ जाएगा। यानी एक बार अगर आपने किसी को माल बेच दिया है और 3 महीने में आपका कलेक्शन होता है, तब तो भाई बहुत खराब बात है। 3-3 महीने में अगर हम कलेक्शन करेंगे तो साल भर में 4 ही बार घुमा पाएंगे और ज्यादा नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे यही फॉर्मूला है, क्रेडिट सेल डिवाइड बाई एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ये आपका फॉर्मूला है। और एवरेज डेटर कैसे निकलेगा, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकलेगा? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2। ठीक है। कलेक्शन पीरियड नीचे लिखा हुआ है, देखो एक ब्लैंक स्पेस हमने लिखा है ना, एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड में आप क्या लिखोगे? 12 मंथ लिखाना और डिवाइड बाई ये ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर जो रेशियो आएगा उससे डिवाइड देना। यहाँ 12 बाई रेशियो लिख लो आप, तो जो रेशियो आएगा उससे डिवाइड देंगे। हालांकि अभी पूरा पेंसिल से लिखना जो लिखना हुआ, क्योंकि हम लास्ट क्लास में पूरा फॉर्मूला एक साथ लिखवाएंगे। ये रेशियो से डिवाइड देंगे तो कलेक्शन पीरियड आएगा। इस पे क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, इस पे क्वेश्चन नहीं बनता है। एक आध बार कभी पूछा होगा तो पूछा होगा, नहीं तो यही आपसे पूछेगा ज्यादातर। ये तो इजी है, ये निकल जाएगा, तो इसमें तो कोई है ही नहीं, बस इसको क्या डिवाइड देना है, बस हो गया आगे। ऐसे ही एवरेज ट्रेड पेबल आता है, ट्रेड पेबल का टर्नओवर रेशियो। तीसरा रेशियो जो हमारा है दैट इज ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। इसका मतलब ये होता है कि हमने कितना क्रेडिट में परचेज किया है, कितना, जैसे ये क्रेडिट सेल था वैसे क्रेडिट परचेज आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ट्रेड पेबल आ जाएगा, आफ्टर ट्रेड पेबल आ जाएगा। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2। इसका क्या मतलब है कि अगर हमने इतने का माल खरीदा है तो इतने रुपए का क्रेडिटरों का पैसा फंसा रखा है, हमने रोका था, इतने रुपए का रोक करके इतना रुपए का माल खरीदारी कर ली है। उल्टा, एकदम सीधा उल्टा। क्रेडिट सेल की जगह क्या हो जाएगा? ट्रेड परचेज। और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल की जगह क्या हो जाएगा? ट्रेड पेबल हो जाएगा। अब कोई व्यक्ति, अगर मान लो कि हम नए व्यापारी, हम बाजार में घुसे हैं और सॉरी हम पुराने हैं, और तुम लोग, एक मान लो दीपिका जो है वो नया नया व्यापारी बनी है अभी बाजार में, ये चाहते हैं कि मेरा सेल ज्यादा से ज्यादा हो जाए। तो इन्होंने कहा कि हमको अप्रोच किया कि सर आप जो माल बेचते हैं वो हमसे लेके बेचिए, आपको फायदा होगा। हमने कहा ठीक है। तो माल बेचने के लिए इन्होंने क्या किया होगा? पहले मेरा पेमेंट देखा होगा कि ये पेमेंट कैसा करते हैं। मेरे बैलेंस शीट से इन्होंने देखा होगा कि भाई कितना माल खरीदते हैं, कितना इनका क्रेडिटर एवरेज फंसा रहता है, उससे ये निकाल लेगी कि कितना महीना में ये पेमेंट करते हैं। मान लो मेरा 2 महीना या 2.5 महीना आया, उनको पोसाएगा तो वो क्या कहेंगे, ठीक है सर हम आपको माल देने को तैयार है, क्योंकि इनको दिखेगा ना मेरे रेशियो से कि हम कितना पेमेंट करते हैं, कैसा, कितना मेरा पेमेंट पीरियड कितना है। जैसे हम कलेक्शन पीरियड अपने तरफ से निकाल रहे हैं, वैसे ही मेरा कलेक्शन पीरियड ऐसा है, तो ऐसे ही डेटरों को हम देखेंगे भाई उनको बेचते हैं, ऐसे ही हम क्रेडिटर की तरफ भी सोचते हैं। क्रेडिटर लोग हमारा अपना पेमेंट पीरियड देखेंगे कि हम कितने दिन में पेमेंट करते हैं। अगर मेरा पेमेंट पीरियड 15 दिन या 20 दिन आ गया तो बहुत खुश हो जाएगी कि भाई ठीक है इनको माल देना, ठीक है। अच्छा, ये मत सोचना कि सर डूब जाएगा पैसा। डूबने का जो चक्कर है ना, ये आप इलीगल बात है। हम ऐसा कभी भी व्यापार नहीं करते कि हम किसी का पैसा मार लेंगे। ऐसा करते हैं क्या? ऐसा तो इलीगल बात तो हम सोचते ही नहीं है, अलाउड ही नहीं है। अब आज विपत आ जाए वो अलग बात है कि इंसॉल्वेंट हो गए तो वो अलग चीज है, लेकिन हम ऐसा नहीं सोचते कि क्रेडिटर का पैसा हम माल खरीदेंगे और पैसा ही नहीं देंगे। ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि आपके ऊपर भी केस बन जाएगा ना। आप तो भाई आप बिल में काम किए हैं तो पेमेंट नहीं दोगे तो वो आपके ऊपर केस करेगा, और केस करेगा तो आपको
30,000 ही केस फिर जिला न्यायालय में पहुंचना पड़ेगा, वहां पे ऑर्डर होगा, रुको बैठो भाई, क्या बात, क्यों नहीं पेमेंट कर रहे हो, तो वहां आप क्या करेंगे? अच्छा, खाली केस जाने में वहां पे न्यायालय में अगर आपके केस बन जाता है, आपके पास चिट्ठी आएगी, आप मान लो 1 साल 2 साल पेमेंट नहीं कर रहे, उसको पता चल रहा है कि भाई ये आदमी सॉल्वेंट है लेकिन मेरा पेमेंट नहीं कर रहा है, तो क्या करेगी वो? एक नोटिस डालेगी, भाई मेरा पेमेंट नहीं आ रहा है, तो वकील साहब हमको नोटिस भेजेंगे, हमको कोर्ट में, आप देखेंगे ना बिल में लिखा था ऑल जुडिशरी, बंगाल में होगा, दिल्ली में होगा, जहां का रहता है वहां रहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो दिल्ली के व्यापारी है और हम कलकत्ता के हैं, अब वो लिख दी कि सारा जो अपने बिल में लिखी कि सारा जो झगड़ा वगड़ा होगा, अगर कोई झंझट फंसता है तो सारा दिल्ली में होगा। अब वो दिल्ली के केस में हमको केस कर दिए, अब हमको अगर वो मेरा डेट आ गया सुनवाई के लिए तो हमको दिल्ली जाना पड़ेगा, है ना। अब हम दिल्ली पहुंचे और ऐसा तो है नहीं कि आज दिल्ली गए और आज पहला सुनवाई है, पहले ही डेट पे फैसला हो जाएगा। क्या होगा? वकील साहब कहेंगे कि ठीक है अगला डेट ले लीजिए। अब अगला डेट ले लीजिए तो हम बोलेंगे ठीक है मेरा वकील भी लेगा। तो वकील साहब लोग जो खड़े होते हैं ना लड़ने के लिए, बात करने के लिए, तो वो हर बार अपीयर होने का, खड़े होने का ही फीस ले लेते हैं कि भाई हम खड़े होंगे, बातचीत करेंगे आपकी तरफ से तो फीस लेंगे, तो बड़ा झंझट है। इसलिए हम कभी भी ऐसा इलीगल तो सोचते ही नहीं है कि हाँ पुलिस नहीं पकड़ ले जाएगा, ये कभी मत सोचना कि पुलिस पकड़ ले जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि धंधे के व्यापारी के बीच में कभी भी पुलिस नहीं आई है, कोई क्राइम थोड़े ना है। हम किसी से धंधा कर रहे हैं और वो नहीं दे पा रहा है या नहीं दे रहा है, तो इसमें पुलिस कुछ नहीं करेगा, न्यायालय से आपका फैसला हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा कभी नहीं सोचते कि हम पैसा मार लेंगे। तो जो व्यक्ति मेरा ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो देखेगा, वो क्यों देख रहा है? वो इसलिए देखना चाह रहा है कि ये व्यक्ति कितने का माल खरीदा था और कितने इसके अगेंस्ट में कितने रुपए का पैसा क्रेडिटर को फंसा के रखता है या रखा रहता है ना। तो इससे क्या हो जाएगा, वो निकाल लेगा कि इनका ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो कितना है, साल भर में कितनी बार ये पेमेंट कर रहे हैं या कितनी बार इनका क्रेडिटर घूम जा रहा है, और उससे निकाल लेगा कि एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना है। कलेक्शन पीरियड कितना होगा? 12 बाई ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। अगर ये 1 महीना आया, 1.5 महीना आया, 2 महीना आया, अब सामने वाले को ये फेवरेबल लगता है कि हाँ ठीक है हमको पोसाएगा, हम 2 महीना में आपको माल दे देते हैं, तो वो दे देंगे तो हम खरीद लेंगे माल, हमसे अप्रोच करेंगे, तो हमसे कभी कभी सामने वाला निकाल लेता है खुद से, कभी कभी हमसे आके पूछ लेता है कि आपका पेमेंट पॉलिसी क्या है, आप कितने दिन में पेमेंट करते हैं। तो हमने कहा कि ठीक है हम 15 दिन में कर देते हैं, 20 दिन में कर देते हैं। तो जैसे जैसे अगर हम जल्दी पेमेंट करेंगे तो सामने वाले से हम डिस्काउंट भी मांग सकेंगे। अच्छा, तो ये निकालता है इस रेशियो को, ठीक है। तीसरा रेशियो हो गया हमारा। तो एक रेशियो, पहला रेशियो कौन सा पढ़ा बताओ? अब तीनों रेशियो को थोड़ा एक बार रिवीजन ले लेते हैं, फिर चौथा बताते हैं। हमने देखो 3 रेशियो पढ़ाए हैं। 3 रेशियो में क्या क्या पढ़ाए हैं? सबसे पहला रेशियो हमने पढ़ाया है, क्या बताया बताओ? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या बताया? टर्नओवर रेशियो, इस तरफ दिखाना जरा। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में हमने क्या बताया था? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसका मतलब है सीधे सीधे सीओजीएस, माल कितने का बना था, और इसको हमने डिवाइड किससे लिया था? एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री से हमने बताया था, याद आया? इससे बाद हमने इसका कलेक्शन पीरियड निकाला, इसका टर्नओवर का टाइमिंग निकाला था, भाई एज क्या है इसका, वो तो भाई इससे डिवाइड हो गया, अभी बाद में चर्चा करेंगे। दूसरा नंबर हमने क्या निकाला? ट्रेड बोलो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। इसमें क्या निकाला? हमारा क्रेडिट सेल कितना का होगा, क्रेडिट सेल, याद रखना, इस भूलना नहीं कि हमें डेटर के साथ में कैश सेल का कोई लेना देना ही नहीं है। क्रेडिट सेल डिवाइड बाई एवरेज ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है भाई, सॉरी रिसीवेबल। और तीसरा चीज इसका भी, इससे क्या हो जाएगा? एवरेज कलेक्शन पीरियड निकल जाएगा। और तीसरा रेशियो आपने बताया कि ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड पेबल में क्या बताया आपने? क्रेडिट परचेज, आपने कितने का माल पूरे साल में खरीदा और उसके अगेंस्ट आपके पास क्रेडिटर कितने फंसे रहे, वो एवरेज ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल में 2 चीजें आएंगी, कौन कौन सी बताओ? वेरी गुड। ट्रेड पेबल में 2 चीजें आती हैं, एक तो क्रेडिटर आता है और एक हमारा बिल्स पेबल आता है। इसी के आगे की एवरेज कैसे निकालते हैं? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग। किसी भी चीज का एवरेज अगर इस रेशियो में निकल रहा है, एवरेज का मतलब है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2। ये ध्यान रखना कि किसी भी चीज का, चाहे वो
एवरेज इन्वेंट्री निकालना हो, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकालना हो, एवरेज ट्रेड पेबल निकालना हो। क्लियर हो के बाद आगे चले। चौथा रेशियो जो हमारा बात कर रहा है वो दिखा रहा है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो में क्या होता है कि हमने कितना सेल किया, ठीक है ना, कितना सेल किया और इतने सेल के लिए हमने कितना अपना करंट एसेट और करंट लायबिलिटी मतलब वर्किंग कैपिटल हमने फंसाए रखा। तो यहां पे करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी यानी वर्किंग कैपिटल हमारा कितने का फंसा रहा और इससे हमारा निकलेगा। आओ देखते हैं थोड़ा सा, अब इस तरफ घुमाओ थोड़ा सा इधर थोड़ा समझो। पेज नंबर 1 में देखो ट्रेड पे रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का जो कथा लिखा है, इस कथा को थोड़ा पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा है। दिस रेशियो इंडिकेट्स, ये रेशियो दर्शाता है, इंगित करता है, दिखाता है द रिलेशनशिप बिटवीन द क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी क्रेडिट सेल, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, एंड एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ये ड्यूरिंग द ईयर, एक ईयर में। तो फॉर्मूला आप लिख लेंगे, फॉर्मूला आप पेंसिल से लिखना इसमें या फिर बुक से देख के लिखना तो अच्छे से लिख लेना, वैसे हम लास्ट में एक बार पूरा लिखवाएंगे। ट्रेड रिसीवेबल इंक्लूड्स, ट्रेड रिसीवेबल में इंक्लूड होता है डेटर एंड बिल रिसीवेबल। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आर द कैलकुलेटेड बाय एडिंग द ट्रेड रिसीवेबल एट द बिगिनिंग ऑफ अ पीरियड as well as the end of the period and by dividing the total by 2. While calculating this ratio, provision for bad debt and doubtful debt is not deducted from the trade receivable debtor. ये क्यों कहा गया? एक नोटिस वाली बात इन्होंने लिख दी। इस बात में आप देखिए हमने बोल्ड करके लिखा उस बात को। इस बात जब आप ट्रेड पेबल या ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालेंगे उसमें प्रोविजन को इग्नोर करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रोविजन क्या होता है? प्रोविजन हमें डर होता है कि इतना डेटर हमारा डूब सकता है। हमें यहाँ एक्चुअल डेटर से काम करना है, डरे हुए रियलाइजेबल डेटर से काम नहीं करना है, ठीक है ना। if it may not give a false impression that the receivable are collected quickly, अगर हम डेटर में से अपना प्रोविजन घटा देंगे तो मेरा डेटर तो रियलाइजेबल डेटर कम हो जाएगा और रियलाइजेबल डेटर कम हो जाएगा तो मेरा रिसीवेबल का ये तुम्हारा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो ज्यादा आ जाएगा क्योंकि आपका डेटर जो आएगा वो कम आ जाएगा। तो रेशियो तो सामने वाले को क्या लगेगा कि बहुत अच्छा इंप्रेशन बन जाएगी, भाई जल्दी जल्दी पैसा कलेक्ट कर लेते हैं, इस कंपनी में पैसा लगाना ठीक है। जो हमारे पास जुड़ना चाहते होंगे व्यापारी वो क्या करेंगे, भाई ये तो बहुत जल्दी जल्दी कलेक्शन कर रहे हैं तो ये खरीद लेंगे, जिनको शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट वगैरह शेयर वगैरह खरीदना होगा फटाफट से खरीद लेंगे। इसलिए बैड इंप्रेशन ना बने या गलत इंप्रेशन ना जाए, इसलिए हम प्रोविजन के अमाउंट को इग्नोर करेंगे। ठीक है, आगे सुनो। अच्छा यहां हो गया। अब देखो सिग्निफिकेंस, इसका महत्व क्या है। दिस रेशियो इंडिकेट द स्पीड, ये आपको दिखाएगा कि कितनी तेजी से आप अपना माल बेचते हैं और कलेक्शन कर लेते हैं, कलेक्शन की तेजी दिखाएगा बस। दिस रेशियो इंडिकेट द स्पीड विथ विच द अमाउंट इज कलेक्टेड फ्रॉम द ट्रेड रिसीवेबल, इसमें ये पता चलेगा ट्रेड रिसीवेबल से आप कितने तेजी से आप कलेक्शन कर लेते हैं। हम एक व्यापार करते हैं और उस व्यापार में हम अकेले हैं मान लो, और मेरा व्यापार का सारा ब्यौरा जो है वो मोहित के पास है। वो देखा, इन्होंने कहा कि सर का कलेक्शन पीरियड अच्छा है, जल्दी जल्दी कलेक्ट कर ले रहे हैं, तो इस व्यक्ति के साथ में अगर हम भी जुड़ जाएं, पार्टनरशिप कर लें या कंपनी में किसी तरह जुड़ जाए तो हमको भी प्रॉफिट होगा और डूबने के चांसेस कम से कम हो जाते हैं। ऐसा द हाइयर द रेशियो द बेटर इट इज, ये रेशियो जितना बड़ा आएगा उतना अच्छा है। ठीक है ना। अगर ट्रेड रिसीवेबल रेशियो मान लो मेरा 24 आ गया, 24 आ गया, तो इसका मतलब क्या है, हम शायद 15 दिन में पैसा कलेक्शन कर लेते हैं, है ना। ये सिंस द इंडिकेट्स दैट द अमाउंट फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल बीइंग कलेक्टेड मोर क्विकली, द मोर क्विकली इज द ट्रेड रिसीवेबल पे, जितना जल्दी से वो हमको पे करेगा, द लेस रिस्क फ्रॉम द डेट्स, उतना कम डर रहेगा डूबने का, है ना। अच्छा, एंड सो द लोअर एक्सपेंसेस ऑफ कलेक्शन ऑफ इंक्रीज इन द लिक्विडिटी ऑफ द फर्म, और बहुत कम खर्चा में हमारा लिक्विडिटी ठीक बना रहेगा और हम धंधा अच्छा से कर पाएंगे। A lower trade receivable turnover ratio will indicate that the inefficient credit sales policy of management. अगर आपका ये रेशियो 3-4 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 2 आता है, इसका मतलब क्या होता है, आप एक बार माल बेच के फिर भूल जाते हैं कि पैसा भी कलेक्शन करना है ना। तो यह कह रहा है इट मीन्स दैट क्रेडिट सेल हैव बीन मेड टू द कस्टमर डू नॉट डिजर्व मच क्रेडिट। अगर ये रेशियो बहुत बड़ा छोटा आता है तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि जिनको हमने माल बेचा है और वो माल पैसा देने में बहुत देरी कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम ये समझ लेना चाहिए कि ये आदमी को फिर से माल उधार देने लायक नहीं है। समझ में आया। जिसको जो हमारे डेटर्स हैं
वो अच्छे डेटर नहीं है। वो पॉलिसीज तो हमने 1 महीने की बनाई थी, लेकिन वो 3-3 महीने 4-4, बहुत बार ऐसा होता है। आप लोग तो भाई अभी व्यवसाय में नहीं है, जिनके पिताजी लोग व्यापार में होंगे और बड़े व्यापारी थोड़े से थोड़ा सा लार्ज स्केल में थोड़ा सा काम करते होंगे, तो उनसे पूछोगे तो बताएंगे भाई पैसा बहुत फंसता है। पैसा, एक बार हम माल बेच के रुक जाते हैं, वो सामने वाले को फिर माल बेचने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले ले लो ले लो ले लो, तो वो कहेंगे ठीक है उधारी दे दो, तो हम दे दिए। अब कलेक्शन करने के लिए बाबू भैया करना पड़ता है, बाबू दिवाली है, स्टाफ लोग को पेमेंट करवाना है, कुछ पेमेंट करवा दीजिए, कुछ पेमेंट करवा दीजिए। तो वो सामने वाला राजा जैसा बोले ठीक है देखते हैं, 1 लाख बाकी है तो 20,000 भेज देगा, 30,000 भेज देगा। तो ऐसे नहीं करना, ठीक है ना। और जनरली अब उन लोगों से हम पूछते हैं कि आप इतना उधार देते क्यों हैं, तो बोलते हैं कि उधार नहीं देंगे तो माल ही नहीं बिकेगा, क्योंकि जिसके पास कैश लेना होगा बाजार में और सस्ता में मिलने को तैयार है, वो हमसे लेंगे ही क्यों। और उधार में भी जिसका क्रेडिट पीरियड ज्यादा है उससे ही लेते हैं। एक बाजार में गए, एक ही माल, तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही व्यापारी हम लेके बैठे हैं, मेरे पास जो माल है वो किसी के पास नहीं है, ऐसा तो है नहीं। बाजार में 50 व्यापारी हैं, सबके पास माल है, अब हमको लेना, हम तुमसे बोले भैया दो, तो बोला हम खाली कैश बेचते, बोले साइड हटो, तुम बताओ। कह रहे सर हम 15 दिन का, बोले तुम भी साइड हटो, तुम बताओ, बोले सर हम 3 महीने देते, बोले तुम ही दो, तुम 3 महीना बाद पेमेंट लोगे, तो 3 महीना में हम भी बेचेंगे, किसी से कलेक्शन आएगा दे देंगे, हम कमा लेंगे। समझ में आया ना। तो ये थोड़ा सा व्यापार को चलाने के लिए आपको हर तरीके से सोचना पड़ेगा। और अगर आप ये हल्के में इसको लेके चलेंगे, हाँ हम तो व्यापार कर लेंगे, बहुत आसान है, इसलिए व्यापार करना सरल नहीं है। व्यापार एक ऐसा चीज है, जितना भी कैपिटल इन्वेस्ट करते जाओ छोटा ही लगेगा, क्योंकि उधारी आप देते जाओगे कि चलो ठीक है आज नहीं तो कल पेमेंट आ ही जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि एक, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे इस रेशियो को, एक ऑपरेटिंग साइकिल एक चीज होती है। ऑपरेटिंग साइकिल अगर आपका ठीक नहीं है, तो भले ही आप उधार में माल बेच रहे हैं, लेकिन अगर आपका कलेक्शन पीरियड या पूरा ऑपरेटिंग साइकिल ठीक नहीं चल रहा है, तो क्या हो जाएगा, भले ही आप बहुत सेल कर रहे हैं, लेकिन उसके आप भी तो कहीं से कुछ पैसा लगाए होंगे ना, माल खरीदे हैं, पैसा लगाए हैं, पैसा इन्वेस्ट किया है, उसका एक रेगुलर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। 5 लाख रुपए हम लगाए हैं, अगर उसको हम लगा के 1 साल बाद कलेक्शन के 20% कमाए तो हम कुछ भी नहीं कमाए। 1 साल में अगर हम 20% कमाए तो हम कुछ भी नहीं कमाए। 1 साल में कोई किसी को माल बेच दिए 5 लाख का और हमको 1 साल बाद पेमेंट दिया, उसमें कमाई कितना की हम 20% यानी 10,000 रुपए कमाए हैं, तो कुछ भी नहीं कमाए, ब्याज से भी कम कमाए हैं नॉर्मली। तो बोलेगा भाई ऐसा व्यापार तो छोड़ दे, इसको सीधा सीधा आप क्या कर लो, ब्याज पे ही पैसा लगा दो तो मिल जाएगा, क्योंकि बाजार का रेट अगर बाजार में 1-1.5% पे तो ब्याज पे ही पैसा मिल जाता है। तो इसलिए आपका जो कलेक्शन होना चाहिए वो थोड़ा तेज होना चाहिए, ठीक है। इट इज डिफिकल्ट टू सेट अप अ स्टैंडर्ड फॉर दिस रेशियो, कहता है इसके लिए हम कोई स्टैंडर्ड वैल्यू सेट नहीं कर पा रहे हैं। ये वजह जैसे हम करंट रेशियो में, डेट इक्विटी रेशियो में एक स्टैंडर्ड सेट किया था ना, 2:1, 1:1 ऐसा। कह रहा है यहाँ पे हम कोई ऐसा स्टैंडर्ड सेट नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे सबका अलग अलग चीज है भाई, उसको पोसाता है वो 3 महीने में देती है, हमको पोसाता है हम 15 दिन में देते हैं, तो इसमें कोई स्टैंडर्ड पीरियड नहीं होता। इट डिपेंड्स अपॉन इट्स डिपेंड अपॉन द पॉलिसी एंड मैनेजमेंट ऑफ द नेचर ऑफ इंडस्ट्री। आप किस तरह का माल बेचते हैं, कैसा आपका मैनेजमेंट है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। बाय कंपेयरिंग द ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ठीक है। एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या हो जाएगा, मतलब एवरेज कलेक्शन पीरियड तो आपको समझ में आ गया, पीरियड कैसे निकालते हैं। 365 अगर दिन में देखना है तो 365 डिवाइड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो करोगे, और अगर महीने में देखना है तो 12 बाई अपना ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो करोगे। सवाल में पूछेगा ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो पढ़ लेते हैं, बिल्कुल अपोजिट ही होगा। दिस रेशियो इंडिकेट द रिलेशनशिप बिटवीन द क्रेडिट परचेज एंड द एवरेज ट्रेड पेबल ड्यूरिंग द ईयर। हमने कितने का माल खरीदा है और ऑन एन एवरेज हम कितना पैसा फंसा रखे हैं पब्लिक का। तो पब्लिक का पैसा फंसाने रखे मतलब कितना हम रोकते हैं भाई, हम भी तो व्यापारी, हम कैश पे धंधा थोड़ी ना करेंगे, हम भी तो उधार में माल खरीदेंगे। देखो कह रहा है ट्रेड पेबल इंडिकेट्स, ट्रेड पेबल इंक्लूड क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल इफ द अमाउंट ऑफ क्रेडिट परचेज इज नॉट गिवन कैलकुलेटेड। कह रहा है कि अगर आपका अमाउंट ऑफ क्रेडिट परचेज इज नॉट गिवन कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल परचेज, आप टोटल परचेज के हिसाब से आप क्रेडिट परचेज निकाल लीजिएगा। in the question the ratio may be calculated on the following on the basis of total purchase। significance क्या कह रहे हैं, this ratio indicates the speed with the amount is being paid to the trade payables। हमने कितने तेजी से पेमेंट किया है। अच्छा जल्दी जल्दी पेमेंट कर दें अच्छा है कि देरी से पेमेंट करें तो अच्छा है, तुम्हारे हिसाब से क्या है। व्यापारी की तरह सोचो कि सर अगर जल्दी जल्दी पेमेंट करना पड़ जाए हमको तब अच्छा है कि अगर देर से पेमेंट करें तो अच्छा है, बताओ। हाँ देर से पेमेंट करें तो अच्छा है। अगर हम किसी व्यापारी से माल खरीदें
और उसको हम 15 दिन में पेमेंट कर दें तो अच्छा है कि अगर एक व्यापारी से माल खरीदें और 3 महीना में पेमेंट करें तो अच्छा है। मौसम क्या अच्छा होगा तुम्हारे हिसाब से? बोलना पड़ेगा बच्चे, हम चार्टेड अकाउंटेंट आप होने वाले हैं और आपका सोच नहीं चलता है तो दोनों तरह से प्रोज एंड कॉन्स दोनों सोचो। अगर हम जल्दी पेमेंट कर देंगे तो क्या लाभ मिलेगा हमको? कोई लाभ होगा? उससे क्या होगा? शादी करना है उसके यहाँ, कह रहा अच्छा रिलेशन बन जाएगा। हाँ, ये देखो एक खराब खोपड़ी में भी अच्छी सी बात आ जाती है। कह रहा है कि अगर हम समय से पेमेंट कर देते हैं तो वो उससे रिलेशन अच्छा बन जाएगा, यानी नेक्स्ट टाइम जब हम माल खरीदना चाहेंगे तो अमाउंट भी बड़ा ले सकते हैं और ज्यादा अमाउंट का भी माल खरीद सकते हैं और वो बिना संकोच के हमको देगा कि भाई ये पेमेंट कर देता है 15 दिन में 20 दिन में। ऐसे मार्केट में बहुत लोग हैं जिनके पास पूंजी है, वो कहते हैं भाई ठीक है हमें कोई दिक्कत नहीं है ना हमें। लेकिन मार्केट में ऐसे कुछ नालायक बैठे हैं जो एक बार ले लेंगे तो 20-20 दिन तक देने का नाम ही नहीं है। पूरा 20 दिन तो मुंह से निकल गया गलती से, वो 2-2 साल हो जाएगा, कहेंगे रुको देते हैं ना क्या दिक्कत है। फिर बताएंगे पत्नी की पथरी का ऑपरेशन हुआ है, बच्चा के आंख में कीड़ा घुस गया है, तो ये इतना उनके पास झंझट रहेगा कि अब तुम उनके घर जाओगे तो 50 परेशानी अपना सुना देंगे, तुम और कुछ दे के जाओ हमको। तो ऐसे व्यापारियों से हमें दूर रहना है, क्योंकि पेमेंट पीरियड अगर मेरा बहुत तगड़ा है, हम जल्दी पेमेंट करते हैं, 5 दिन में पेमेंट कर देते, कौन ऐसा व्यापारी होगा जो हमको माल देना नहीं चाहेगा, फटाफट दे देगा कि भाई ले लो। तो ये कह रहा है कि अगर हम देर में पेमेंट करते हैं तो हम भले ही कंजूस अपना बुद्धि लगा रहे हैं कि हम रोक लें, पैसा रोक लें, लेकिन ऐसे कंडीशन में कोई हमको माल देना नहीं चाहेगा। वो कहेगा ठीक है भाई देखते हैं, अभी नहीं है अच्छी बात, ठीक है। क्यों हंस रहा है मुन्ना? तुम्हारा पैसा फंसा है क्या? अच्छा, ये इसको ऐसे हो रहा होगा कि पिताजी लोग को घर में बात करते सुनता होगा ये सब बात, पिताजी या भैया को, कि भाई वहां पैसा फंस गया है, ये ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। खैर, द रेशियो इंडिकेट द स्पीड विथ विच द अमाउंट इज बीइंग पेड टू ट्रेड पेबल्स, द हायर द रेशियो द बेटर इट इज। कहता है जितना बड़ा रेशियो है उतना अच्छा है, सिंस इट विल इंडिकेट द ट्रेड पेबल्स आर बीइंग पेड मोर क्विकली विच विल इंक्रीज द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द फर्म। ये आपका क्रेडिट अच्छा बना देगा। मेरे क्रेडिट कार्ड का पेमेंट, हम 4-5 साल से क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, हर क्रेडिट कार्ड का हम ज्यादा खर्चा भी नहीं करते, महीने भर का अब वो जो खर्चा होता है 2000-5000 जो भी खर्चा होता है उसको हम डेट में पेमेंट कर देते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, सारे कंपनी वाले क्रेडिट कार्ड जो हमको दे रखे हैं, 4-5 तो है ही है, उसके अलावा भी बाकी लोग सर ले लीजिए ना सर, मेरे खाने की चीज थोड़ी है, ले लीजिए ना, 5 लाख का क्रेडिट कार्ड पड़ा हुआ है, हम उसको यूज ही नहीं कर पाते, 5000 करते हैं, 0.1% हम यूज भी नहीं कर पा रहे हैं। आप कह रहे सर बोले कुछ दिन मेरा भी तो यूज करिए, हमारे में रिवॉर्ड पॉइंट्स है, आपको पिक्चर की टिकट मिलेगी, ये मिलेगा वो मिलेगा। हम बोले हमको जरूरत ही नहीं है, हम क्या करें। कभी कभी तो पढ़ाते पढ़ाते समय आ जाता है और सामने वाला ना पूरा बताते जा रहा है। हम बोले देखो मेरे पास एक बात है, एक दिन ऐसे ही फोन आया, मजाक की बात सुन लो। तो फोन आया, एक लड़की फोन की कि सर ऐसा है कि हम इंडसइंड बैंक से, नहीं कोई और बैंक से, शायद HDFC से, बोले ऐसा ऐसा है, रिवॉर्ड पॉइंट ऐसा मिलेगा, बोलेगा, बोले हमको नहीं चाहिए, हमको जरूरत नहीं है। बोले सर देखिए हमारे में ऐसा है, ये है वो है। हम बोले सुनो मेरे बात, क्या नाम तुम्हारा? तो अपना नाम बताएं। बोले तुम्हारा शादी हो गया है? तो बोले कि नहीं सर अभी सिंगल है। तो बोले भाई मेरे पास एक लड़का है, उससे शादी करोगी? तो बोले नहीं। बोले देखो अच्छा कमाता है। बोले नहीं सर अभी नहीं शादी करना। हम बोले बस यही बात हम भी समझाना चाह रहे हैं, हमको जरूरत नहीं है, तुम बेचे जा रही हो, तो तुमको भी शादी की जरूरत नहीं है। तुमको हम फोटो दिखाए 10 ठो कि ये वाला देखो लड़का कमाता भी अच्छा, सुंदर भी है, बाल भी नहीं उड़ाया, अभी ठीक ठाक है, तो तुम शादी कर लोगे? तो बोलते नहीं। तो बोले बस ऐसे ही, हमको जरूरत नहीं है, अभी हमारा मन नहीं है आपका। तो बोलते ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा बात रख लिया, फोन नंबर तो मिल गया। 3-4 दिन बाद, 10 दिन बाद हमको मैसेज की सर मेरी मम्मी की तबीयत बहुत खराब है, कुछ हेल्प कर दीजिए। भाई साहब ये क्या चल रहा है? बोले हम अकेले रहते हैं, ऑपरेशन है ये वो। हम बोले भाई साहब ये तो अलग ही खेल चल रहा है। बोले ठीक है चलो इग्नोर करो, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। तो एवरेज पेमेंट पीरियड कैसे निकल जाएगा, आप वैसे निकाल लोगे, जो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो आपका निकला रहेगा, जो भी आया 6, 2, 5, 4 जो भी आया, 12 में उससे डिवाइड दे दो या 365 में डिवाइड दे दो, बाकी आपको पता ही है। लास्ट रेशियो जो पढ़ रहे हैं वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, इसमें हमने शायद फॉर्मूला नहीं लिखा है, क्या फॉर्मूला पढ़ो भाई। टर्नओवर रेशियो में ट्रेड पेबल जो टर्नओवर रेशियो, अरे वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो है, हमारा कितने का सेल हुआ है ना, हमने कितने का साल भर में सेल किया है, और उसके लिए हमने कितना अपना एवरेज वर्किंग कैपिटल फंसाया। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है कि कितना पैसा लेकर के हम धंधा कर रहे हैं, हमने जो फिक्स कैपिटल वगैरह लगाया वो तो लगाया ही है, हम धंधा करने के लिए भी कुछ पैसा रखते हैं ना, लिक्विड पैसा रखते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जाके बोलेंगे देखो मेरे घर में AC लगा है, हमको उधार दे दो, बोले पागल है भागो यहाँ से, वो AC लगा रखा है हमको थोड़ी दे रखे है।
तो वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी का माइनस, यानी सम टोटल। करंट एसेट में क्या क्या आता है आपको पता है, करंट लाइबिलिटी में क्या क्या आता है आपको पता है, इन दोनों का डिफरेंस वर्किंग कैपिटल, यानी कितने पैसे से हम धंधा कर रहे हैं और मेरे सेल कितना हो रहा है। अगर हमने इतने का सेल निकाला है, मान लो ऊपर हम लिखेंगे सेल और नीचे लिख रहे हैं कि वर्किंग कैपिटल, तो इससे क्या पता चलेगा, इतने पैसे का इन्वेस्टमेंट करके, इतना पैसा फंसा करके हमने इतने का सेल निकाल लिया, तो ये रेशियो जितना बड़ा आ जाएगा उतना अच्छा है। मान लो आपने 10 रुपया फंसाया है, वर्किंग कैपिटल आपका 10 रुपया आ रहा है, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी आपका 10 रुपया आया और आपने सेल निकाल दिया है 200 रुपए का, तो आपका अच्छा बात है ना, 20 गुना आपने सेल कर लिया है। तो ये रेशियो दिखाता है कि आपका वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कितना है। पेंसिल से बोले थे लिखने के लिए, पेन से चीप दिया है, अब एक तो मच्छर लिखता है, इतना छोटा लिखता है कि क्या बताए। तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो में आपको क्या बताया, यहाँ फॉर्मूला में आप बता ही दिया कि यहाँ पे आपको सेल लिखना है, यहाँ पे नेट सेल लिखना है। सेल मतलब नेट सेल, रिटर्न माइनस करके, ठीक है। तो नेट सेल डिवाइड बाई वर्किंग कैपिटल, और इससे पता चल जाएगी कि आपने कितना बहादुरी का काम किया है, इसी से पता चलेगा। अच्छा, ये 4 रेशियो हम क्यों निकाल रहे हैं, ये एक्टिविटी यानी कि उसका भाई कितना दमदार है, कितना जोश है इस बिजनेस में, तब हम इस बिजनेस में जुड़ने का ये क्या निकाल रहे हैं, एक्टिविटी निकाल रहे हैं। एक्टिविटी रेशियो बोले थे और क्या बोले थे, टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर माने सेल। तो हम इस जिसको अपने सेल से जरूरत होगा वो यहाँ पे काम करेगा, इससे निकालेगा और बिजनेस में जुड़ा रहेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब थोड़ा इस पे सवाल कर लेते हैं ताकि आपका पक्का बने। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो भी पढ़ा दिया है और इसको पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत है नहीं, नोट्स आपको मिल गया। आइए सवाल पे चलते हैं, 1 मिनट इसको रोक लो थोड़ा सा, बच्चे अपना खोल ले कॉपी। तो सवाल थोड़ा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 38 तक आप लोग कर चुके हैं, है ना। 39 से यहाँ शुरू हो रहा है। तो ये शीट ना कंटिन्यूएशन है, उसी के पीछे जोड़ते चले जाना, एक शीट अभी और मिलेगा, बस बात खत्म हो जाएगी, फिर हमारा तुम्हारा दोस्ती खत्म हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन, बच्चा सा क्वेश्चन है, आप थोड़ा बताएंगे। ओपनिंग इन्वेंट्री मेरे पास 92,400 रुपए की है, क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास 67,600 का है, परचेजेस मेरे पास बचा है 2,75,200 का, हमने इस साल में पूरा परचेज किया है। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल किया हमने 5 लाख का, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी सेल्स रिटर्न्स दिया हुआ है 20,000 का, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, कह रहे हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, पहले तो बताएंगे सौरभ जी, बताइए। अरे सर मेरा कान खड़ा हो गया कि इतना कठिन प्रश्न पूछ लिया आप, बोलो भाई। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला, वेरी गुड, वाह क्या बात है, मन खुश कर दिया। कह रहे हैं कि सबसे पहले आप सीओजीएस निकाल लीजिए, कितने का माल बना है, और आप एवरेज इन्वेंट्री निकाल लीजिए। तो एवरेज इन्वेंट्री तो आपको साफ साफ दिख रहा है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2, और हमें ये निकालना है कि हमने कितना कितना हमारा माल बना है। तो सीओजीएस निकालने का आपको 2 फॉर्मूला बताया गया था, याद है, 2 फॉर्मूला बताया गया था सीओजीएस यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का। क्या क्या बताया गया था, एक तो फॉर्मूला बताया गया था कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एक ही मतलब है यहाँ पे। एक तो बताया गया था सीओजीएस निकालने का फॉर्मूला, लिखेंगे नहीं पहले समझेंगे। सीओजीएस निकालने का फॉर्मूला बताया गया था ओपनिंग इन्वेंट्री यानी ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, है ना, प्लस परचेजेस, है ना। फिर क्या होता है बताओ, प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस रहा तो, यार ये बहुत मोटा चल रहा है क्यों, डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू आपका, ये आपका सीओजीएस निकलता है। और एक सीओजीएस निकालने का फॉर्मूला हमने बताया था, ये था सेल्स और माइनस प्रॉफिट, सेल में से प्रॉफिट घटा देंगे तो भी आ जाएगा। मेरे को इंफॉर्मेशन कौन सा मिला है, ये वाला कि ये वाला, सवाल में ज्यादा इंफॉर्मेशन कौन सा मिला, ये वाला कि ये वाला। क्या हमारे पास सेल मालूम है, सेल हाँ मालूम है ना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखा तो है 5 लाख का सेल है, और आपके पास रिटर्न्स भी लिखा हुआ है, रिटर्न्स भी लिखा है ना, कितने का, 20,000 का। तो नेट सेल तो मिल जाएगा, लेकिन प्रॉफिट नहीं है, तो प्रॉफिट नहीं है तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। चाहेंगे लगाने का तो लगा ही लेंगे, कोई ना कोई बुद्धि तो लगा ही लेंगे, लेकिन ये अभी नहीं लगाना है, इसको मिटा देते हैं। अब बताओ आपके पास में ओपनिंग इन्वेंट्री कितने की है, बताओ भाई, ओपनिंग इन्वेंट्री कितने का है, कितना, क्या बोलता है, 92,400, 92,400,
प्लस परचेजेस कितने का है भाई 2,75,200। डायरेक्ट एक्सपेंसेस इसमें कुछ दिया नहीं है और सेल से हमें मतलब नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया बताओ। क्लोजिंग स्टॉक दिया मेरे पास 67,200 67,600। तो ये फिगर कितना आ रहा है, दिस इज सीओजीएस, निकालो पता कितना आ रहा है। हाँ ये कह रहे हैं 3 लाख, अब बाकी देख लेना हमको पता नहीं 3 लाख। और एवरेज इन्वेंट्री निकाल लेते हैं। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला आपने बताया है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। तो ओपनिंग 92,400 है, क्लोजिंग 67,600 है और डिवाइड बाय 2 है, कितना आ रहा है ये 80 टोटल। अच्छा ये आंसर आपने बता दिया, मतलब ऊपर 160 आ रहा था। अब हमें रेशियो निकालना है, तो आप जब भी सवाल में रेशियो निकालेंगे तो पहले फॉर्मूला लिखना फिर बनाना, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि फटफट फिगर बैठा दें। तो आप लिखो यहाँ पे क्या लिखते हैं बताओ, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट ऑफ क्या है फॉर्मूला बताओ भाई, हम बोल रहे हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल और उसका कॉस्ट और डिवाइड बाई एवरेज इन्वेंट्री। बताओ भाई हम भूल गए कितने का निकला है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, 3 लाख रुपए का आप बता रहे हैं। और एवरेज इन्वेंट्री कितने का आया है आदित्य, 80,000। आदित्य मियाँ क्या हाल चाल है, तबियत ठीक पानी। चलो डिवाइड बताओ कितने हो जाए बच्चे, 3.75। दिस इज द आंसर, ठीक है ना। ये 3.75 आया आपका। ये आप हर चीज तो इसमें टाइम्स में लिखते हैं ना, इसमें इतना मतलब क्या हो गया। अच्छा ये बताओ 3.75 टाइम्स का मतलब क्या है, इतना स्टॉक फंसा है तो इसका 3 गुना हम माल बनाए हैं। तो 3 गुना बनाए, अच्छा बनाए खराब बनाए हैं, अब लगभग 4 गुना है। तो अगर एक साल में आप 4 गुना जितना का इन्वेंट्री आपकी फंसी रहती है उसके 4 गुना माल बेचते हैं, इसका मतलब क्या है, अच्छा या बुरा मानते हैं, ठीक ठाक। अच्छा हमारा इन्वेंट्री का एज अगर निकालना हो, हम कितने दिन में घुमा दिए हैं, तो हमारा क्या होगा 365 डिवाइड बाई 3.75 कितना आ रहा है, हाउ मच, कितना आ रहा है बच्चे 97.34। यानी लगभग हम 100 दिन में अपना एक बार माल घूम रहा है मेरा। तो अच्छी बात है, ये आपको अच्छा लग रहा है कि 97 डेज में, इतना डेज में हमारा एक इन्वेंट्री घूम रहा है। भाई साहब ये तो हमको बहुत खराब लग रहा है। 100 दिन में एक बार, साल भर में 3 ही 3.5 बार घुमा पाएंगे, है ना। तो ये गलत है। मैं इन्वेंट्री कम से कम, मेरे को याद रखना जा रहा है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मेरे हिसाब से कम 7-8 है यार, है तब तो धंधा चकाचक चलेगा, है ना। सवाल बना नहीं रहे हैं हम, बार बता रहे सवाल को हमेशा सवाल जैसा नहीं सोचना, इसको आप हमेशा से अपने बिजनेस जैसा सोचना। क्योंकि जितना यहाँ फील करके पढ़ोगे ना, देखो हम बार बताते हैं विद्वानों की संख्या ना, किसी भी समाज में विद्वानों की संख्या बहुत कम होती है और जमादारों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, मतलब बेवकूफों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो आप ये कभी कोशिश मत क्या करो कि भाई यहाँ पे स्टूडेंट भरे पड़े थे 24-25 भरे पड़े थे पूरे क्लास में, जाते जाते बचेंगे 4 ही 5, हमको पता है, क्योंकि विद्वानों की संख्या हमेशा कम होती है। बाकी लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे खोपड़ा में जब जोर पड़ता है ना बस छोड़ देंगे, नहीं हमसे हो नहीं रहा है। तो तुमने सीखना है और यहाँ जितने अच्छे से शेयर हो गए, ये मेरा दावा है कि आगे जब सी आप पढ़ेंगे या सीसीबी चार्टेड के पास पढ़ेंगे, हम तो रहे ना रहे, हम तो पढ़ाएंगे भी नहीं, तो हम जहां भी आप पढ़ेंगे ना वहां पे आप टॉप में रहेंगे। यहाँ भाई हमने पढ़ा है, ये चीज हमने आत्मसात किया है, तो वहां जो कोई चीज आपको समझाई जाएगी आप उसके साथ तालमेल बना के उसके उत्तर को दे पाएंगे। और जब सीए में जाओगे तो तुम्हारे साथ जब भीड़ बैठेगा ना 2-2 हजार लोग का, तो तुमको लगेगा कि भाई ये कचड़ा लोग कहाँ से आया है, पहले बताओ। जो ऐसा ऐसा बात पूछेगा, ऐसा ऐसा बात, सर एवरेज कैसे निकालते हैं, ऐसा ऐसा अगर प्रश्न वहां पूछा जाएगा तो तुम जूता अपना थोड़ा तांबे का बनवा के लेना, पीट देना, निकल पहले यहाँ से, भीड़ बढ़ाने आता है पढ़ने। तो असली लड़ाई तुम्हारी ज्यादा लंबी नहीं होगी। असली लड़ाई जब आप देखेंगे तो 2000 लोग में 200 लोग थोड़ा सीरियस मिलेंगे तुमको, और उसमें 20-25 लोग ऐसे होंगे जो तुम्हारा टारगेट में आएंगे कि हाँ इनके साथ लड़ना है हमको। तो लड़ाई ये मत देखा करो ये 50,000 लोग, 2 लाख लोग, 5 लाख लोग दे रहे हैं। तुम्हारे लड़ाई में ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे बैच में मिलोगे तो 50 लोग बहुत ऐसे हो जाएंगे जो सीरियस होंगे पढ़ाई को लेके, और वही 50 सीए भी बनेंगे। बाकी सब छट जाएंगे, फाउंडेशन में छट जाएंगे, इंटर में छट जाएंगे, फाइनल में छट जाएंगे, बचेंगे वही जो एकदम खरा सोना रह जाएगा। तो खरा सोना आप तभी बन पाएंगे जब एकदम इस सब चीज को अंदर फील किए रहेंगे कि हाँ ये ऐसे ही होता है, हमको ज्यादा परेशानी नहीं होगी।
अब वहां जब पढ़ाया जाएगा तुमको लगेगा ये तो पढ़ के आए हैं हम, कोई दिक्कत नहीं, यही सारा चैप्टर फिर एडवांस में मिलने वाला है। यही सारा चैप्टर जो आप यहाँ पढ़ रहे हैं यही थोड़ा एडवांस में मिलेगा, तो नई बातें जब आपके दिमाग में चढ़ाई जाएंगी तो बहुत आसानी से चढ़ जाएगा। और पहले से अगर ये गलत सलत लेके चले जाएंगे, खाली सवाल बना के चले जाएंगे, तो वहां कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। वहां लगेगा कि हम फंस गए हैं, बहुत बुरा सीए कर रहे हैं, खाली नाम के आगे सीए लग रहे हैं, और वो सीए का मतलब चार्टेड अकाउंटेंट नहीं होगा, सीए का मतलब कार्टून आर्टिस्ट हो जाएगा। बस वो आप खाली वहां खेल के चले आएंगे, कुछ नहीं। लाखों लाखों रुपए बर्बाद हो रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि भाई उनके पास ऑप्शन नहीं है, क्या करेंगे, सीए करना चाहते हैं। सीए करने के लिए पहले वैसा एटीट्यूड तो बनाओ कि हाँ हम सीए जैसा फील भी करते हैं। हम किसी के सामने खड़े होते हैं तो हमारा फील है कि हम सीए बनने जा रहे हैं। हम जैसे तैसे जर्नल ठीक से आता नहीं, प्रीपेड सैलरी का जर्नल पूछ लो तो आता नहीं है, हम सीए कर रहे हैं सर, ठीक है तू कर भी नहीं पाएगा, वैसा लोग कर भी नहीं पाएंगे। इसलिए एकदम पक्का नॉलेज लेके जाना, और जो काम करना है पूरे डेडिकेशन के साथ करना है। नहीं करना नहीं करना है कोई बात नहीं, सबको सीए नहीं करना है, लेकिन जिनको करना है उनको पता है कि अगले 5-6 साल तक हमें अभी और कठिन मेहनत करना है। और अगर सच में कठिन मेहनत कर लिए ना 5 साल बाद, 5 साल बाद सीए बनोगे, नौकरी लगेगा नहीं लगेगा वो अलग चीज है, नहीं बन पाओगे कोई बात नहीं है, लेकिन इस 5-6 साल में ना जो यात्रा किए रहोगे, उसमें जो सीखे रहोगे वो बहुत बड़ा चीज रहेगा, ठीक है ना। पाने के बाद तो कोई भी चीज हल्का हो जाएगा। अभी आप सीए जो कर रहे हैं उनके भाई हमको सीए बनना है, सीए बनना है, दिन भर दिमाग में रहता है। सीए बनने के बाद पूछो कि क्या हो गया, तो बोले कुछ नहीं वैसे ही तो है, कहाँ कुछ बदला है। तो खाली इस सफर में ना जितना सीखोगे वो बहुत वैल्यूएबल चीज है, आप बहुत कुछ सीख जाएंगे इसमें, तो सीखना है। बाकी लोग तो भाई लाख लाख रुपया, कितना कितना रुपया सब फीस उस भर के 2 महीना जाते हैं, नहीं जाते हैं। एकदम जिम वाला कंडीशन है, शुरू में जिम जाएंगे सलमान खान को हरा देंगे, 3 दिन डंबल उठाए, चौथे दिन बहुत दर्द करता है, नहीं जाएंगे। जिम का सब्सक्रिप्शन लिया है पूरे साल भर का, पहुंचता है कितना 30 दिन 35 दिन पूरे साल में, आज चलेंगे, आज चले, कल रोज हर दिन दोस्तों चलेगा, सोमवार से एकदम पक्का तू चलेगा तो चल, बस फिर सोमवार आया, एक दिन पहुंचा, मंगलवार को फिर सो जाएगा। यहाँ पे बिना मन के लड़ते रहना पड़ेगा, पूरे साल 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 लगा रहना पड़ेगा, तब कुछ आप अच्छा निकाल पाएंगे। हो गया सवाल, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 40, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, पहले बताओ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या है, तू बंद क्यों कर दिया। हाँ ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, हम पीटेंगे। रेवेन्यू मतलब होता है इनकम, फ्रॉम मने से, ऑपरेशन मने धंधा, तो धंधे से इनकम मतलब सेल्स, तो सेल्स का रिटर्न है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस। लिख लो बगल में मच्छर वाले राइटिंग में, लाओ हमें लिख दे, क्या लिख देते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से रिटर्न लिखा मतलब ये सेल्स रिटर्न बता रहे हैं, ठीक है। बोलते बताते तो है लेकिन बहुत ताना मार देते हैं, हाँ तो भाई ऐसे ही है, थोड़ा चमड़ी मजबूत करो नहीं तो सीख नहीं पाओगे। चले आगे। यहाँ पे देखो 40 नंबर क्वेश्चन में क्या लिख रहे हैं, सुनो। ये एक आपका पीएल स्टेटमेंट है, पीएल स्टेटमेंट में क्या लिखा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ऊपर लिखा हुआ है सेल 10 लाख का, और अदर इनकम 50,000 का। अदर इनकम से हमें कोई लेना देना ही नहीं है ना। और हमने टोटल इनकम किया 10,50,000 का। हमने खर्चे क्या क्या किए भाई, हमने ओपनिंग स्टॉक खर्चा किया है, चेंज इन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है, फाइनेंस कॉस्ट है, अदर एक्सपेंसेस है, टोटल एक्सपेंसेस इतना है। आपको कह रहे हैं कि नोट्स टू अकाउंट्स आपके पास पर्टिकुलर, ओपनिंग इन्वेंट्री आपके पास 95,000 की थी, क्लोजिंग इन्वेंट्री आपके पास 70,000 का था। तो चलिए माल बनाना शुरू करें इसको, आप हमको थोड़ा हेल्प करिए। तो सी इसमें भी वही निकालना है शायद, क्या निकालना है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। निकाल पाएंगे, कोशिश करो, चलो निकालो, हम बताते हैं, थोड़ा हेल्प करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से बनाइए। बताओ भाई, चले बनाया जाए, मेरे को हेल्प करोगे। चलो तो पहले हमको ये पता है सेल, सेल से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारे पास ये बताइए, एक छोटा सा हम तुमको सरल करने के लिए बता रहे हैं, मेरे को ओपनिंग स्टॉक बताओ कितने का है, 95,000 का। एकदम आराम से बनाएंगे, कोई हड़बड़ी नहीं और कोई घबराने का जरूरत नहीं, आराम से बनाओगे। सारा गली आपको पता है, हर एक गली से आप गुजरे हैं और हर गलियों में आपके दोस्त बैठे हैं, तो आराम से बनेगा। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक कहां बैठता है, यहां बैठता है। क्लोजिंग स्टॉक कितने का भाई बताओ, 70,000 आपका क्लोजिंग स्टॉक है। डिफरेंस आ गया 25,000 का, है ना, 25 का आया 20 का आया, 25 का। चलो उसके बाद आपने देखो नीचे लिखा है एक्सपेंसेस में, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, आपने नया माल 5,36,000 का खरीदा है, तो आप लिखो भाई परचेजेस 5,36,000 रुपए का, ठीक है।
उसके बाद चेंज इन इन्वेंट्री हमने बिठा लिया, इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, सैलरी वगैरह होती है, यहाँ पे हम नहीं डालते हैं वेज वगैरह, और फाइनेंस कॉस्ट आपके पास कितने का नहीं डालते हैं, अदर एक्सपेंसेस नहीं डालते। तो इसमें आप बताओ, तो वो आ गया परचेज, ये इसको जोड़ ले, इस दोनों को जोड़ के घटा दो, तो आपके पास कितना आ गया, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना आ गया, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितने का आ गया भाई, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना बता रहे हो, 95,000 प्लस 5,36,000 माइनस 70,000, ठीक है, कितना आ रहा है, 5,61,000, और एवरेज इन्वेंट्री कितने की आ रही है, 95,000 प्लस 70,000 डिवाइड बाई 2 कितना आ रहा है बच्चे, 82,500, रेशियो निकाल दो, रेशियो कितना आ रहा है, 5,61,000 डिवाइड बाई 82,500 कितना आया, पक्का पक्का आ गया 6.8 टाइम्स, ठीक है। अच्छा इसमें देखो सेल भी दिया था सेल, कितने का सेल दिया है, कितना, 10 लाख, 10 लाख रुपए का आप सेल बता रहे, यही बता रहे ना, मेरे को जीपी बताओ कितना आ रहा है, जीपी बताओ कितना आ रहा है, 10,70,000 में से बाकी बैलेंस घटा दो, 561 घटा दो, कितना आ रहा है, 4,61,000। तो एक सीओजीएस अगर हम यहां से भी निकालना चाहें सीओजीएस, तो सेल्स माइनस प्रॉफिट, यही ना बताए थे, सेल कितने का था, 10 लाख का, इंफॉर्मेशन से निकाल लिया, प्रॉफिट आपने बताया 461 का, माइनस करके दिखाओ कितना आ रहा है, गलत बताइए, 461 नहीं आएगा बच्चे, गलत बता दिया आप, बताओ कितना, ये 439 है, चलो कोई बात नहीं, एरर हो जाता है। तो यहाँ पे 561 आ गया, ये भी तो आ गया। तो अगर इंफॉर्मेशन आपको सारी गलियां पता हैं, तो इसमें कोई बहुत बड़ा ये क्या बनाया हमने, ये हमने बता दिया अपने समझने के लिए, मेमो ट्रेडिंग, एक छोटा सा ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया, बात समझ में आ गया। इसमें क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में कि सर आप खर्चा में फाइनेंस कॉस्ट नहीं लिए, क्यों नहीं लिए बताओ, फाइनेंस कॉस्ट नीचे लिखा था ना, क्यों नहीं लिया, फाइनेंस कॉस्ट मतलब लोन वोन का पैसा, माल बनने में थोड़ी लगता है, वो पीएल का खर्चा होता है, इनडायरेक्ट है, नहीं लिया। अदर एक्सपेंसेस नहीं लिया, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है, सैलरी वगैरह होगा, वो भी नहीं लिया। हमें देखना था कि माल कितने में बना है, और वो कहाँ दिखता है, ट्रेडिंग में, तो ये बात यहां से बना लिया। हाँ वेज होता तो लिखते, वेज मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस ना, तो लेते जरूर लेते, क्यों नहीं लेते। समझ में आया, ये क्वेश्चन नंबर 40 भी आपका बन गया। 41 देखते हैं क्या है, फिर आगे बढ़ते हैं। भाई साहब अभी तो समय है हमारे पास आधा घंटा, हम तो सोचे क्लास खत्म होने वाला, अभी बहुत समय है। 41 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर हम डिस्कस करते हैं, कोई नई बात आएगी तो हम बताएंगे, ठीक है। बोलो क्या हाल चाल है, दीपिका बताओ भाई क्या हाल चाल है, ऐसे कैसे बोलते हैं, गाय लोग ऐसे ही लाता है चेहरा, ठीक 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 ठीक, बस खाओगे नहीं। चलिए कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमें निकालना है, एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री, एक कदम आगे भी पूछ रहे हैं, निकाल लेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आपको दिखाया जा रहा है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल 12 लाख का है, लिखा दिखा आपको सवाल में 41 नंबर सम्स मिला सबको, रितेश मिला, सो रहे क्या रे भाई पीछे बैठे बैठे, च्युइंगम चबा रहा है। चलो इधर देखो, एक्सपेंसेस में देखो परचेज लिखना है, चेंज इन इन्वेंट्री स्टॉक एक नंबर में आपका नोट में लिखा है, ओपनिंग क्लोजिंग मिला हुआ है आपका, चेंज इन इन्वेंट्री हो गया, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में 2 नंबर में वेज जो लिखा है वो जुड़ेगा, दिख रहा है वेज, पिछले सवाल में कुछ नहीं लिखा था हम छोड़ दिए थे, इस सवाल में वेज जुड़ जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और सैलरी 3 नंबर देखो थोड़ा ऊपर खिसक गया है, अदर एक्सपेंसेस के सामने 3 नंबर लिखा रहना चाहिए था। अदर एक्सपेंसेस में क्या है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आपके जुड़ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आपका जुड़ जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा और सेलिंग का खर्चा नहीं जुड़ेगा, तो बना लेंगे, कोई दिक्कत है, बोलो भाई कोई दिक्कत है। बन जाएगा आदित्य, तो इसमें एक ट्रेडिंग अकाउंट छोटा सा बना लेना और इससे बन जाएगा, क्या हेल्प कर दें क्या। अब देखो नीचे हिंट भी लिख दिया है हमने, देखो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपका आंसर 6 टाइम आएगा, और एवरेज जो पीरियड आएगा वो 661 डेज का आएगा, मतलब 2 महीना में आप इन्वेंट्री घुमा ले रहे हैं, तो अच्छी बात है, ये बड़ी अच्छी बात है।
आगे चलते हैं। हिंट में कह रहा है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकालेंगे, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड प्लस चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री आप पूरा लिख देंगे, मतलब ओपनिंग माइनस क्लोजिंग डायरेक्ट लिख दिया। और अगर आप अलग अलग लिखना चाहते हैं ओपनिंग माइनस क्लोजिंग तो अलग अलग लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा। वेज भी जुड़ेगा और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भी जुड़ेगा, तो बात बन जाएगी। ये होमवर्क पे डाल दें। बोलो क्या नाम है तुम्हारा, बोलो तुम्हारा सिद्दीका। क्वेश्चन नंबर 42 में आ जाओ, देखते हैं कुछ नई बात होगी तो बताएंगे, ठीक है ना। बाकी छोटे छोटे बात पे आप घर पे भी होमवर्क बनाएंगे। जितना पक्का करेंगे उतना अच्छा रहेगा, घबराना नहीं। पीएल स्टेटमेंट को देख के, बैलेंस शीट को देख करके ये क्या होता होगा, वो क्यों लिखा गया होगा, आप उसको पढ़ लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, आपके पास जो डेटा दिया हुआ है, कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। जीपी रेशियो इज 20%। अगर जीपी 20% दिया, इसका मतलब क्या होता है, जीपी 20% देने का मतलब क्या है, जीपी 20% मतलब है कि 100 रुपए का सेल होता है तो 20 रुपए की प्रॉफिट होती है। जीपी हमेशा किस पे निकलता है, सेल पे। आगे हमारा जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आने वाला है उसमें इस विषय पे और चर्चा होगी, लेकिन आप बचपन से जानते हैं कि हम लोग सेल पे ही जीपी निकालते हैं, है ना। इसमें आगे देखो, हमारे पास कैश सेल 15 लाख का है, क्रेडिट सेल इतना है, दोनों को जोड़ करके कितना हो गया, टोटल सेल आ गया। अब रिटर्न इनवर्ड उसमें से माइनस कर दो 25,000 का, तो आपका रिटर्न माइनस हो जाएगा। और ओपनिंग माइनस क्लोजिंग दिया हुआ है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ओपनिंग क्लोजिंग से क्या मतलब है, सेल का डेटा दिया हुआ है तो हम आराम से निकालेंगे। चलो भाई 42 बनाते हैं। हाँ जी, यहां पे लिखा हुआ है आपके पास, मेरे को पहले बताओ नेट सेल कितने का आएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है। अरे भाई इतना तेज मत भाग, हम पहुंच नहीं पाएंगे। यहां पे लिखो आप नेट सेल्स, नेट सेल कितने का आया है बताओ। पहले तो आपने कैश में कितने का माल बेचा है, 1.5 लाख का, ये लिख लो। 1.5 लाख का। उधार में माल कितने का बेचा है, 2.5 लाख का। 2.5 लाख का माल बेचा था, लेकिन टोटल आपका 25,000 का माल रिटर्न आ गया। भाई साहब 25,000 का माल रिटर्न आ गया, तो कितना हो गया, 375, 3,75,000 का टोटल माल आपने बेचा है। इन्होंने कहा है कि आपकी प्रॉफिट जो दी हुई है 20% है, दैट मींस प्रॉफिट इज इक्वल टू 20% ऑफ 3,75,000। कितना आता है, 75,000 है। 75,000 आपका प्रॉफिट है, देयरफॉर क्या निकल गया, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना आएगा बच्चे, 3,75,000। दीपिका कितना आएगा बताओ भाई, प्रॉफिट माइनस करें 75,000 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 लाख। एक बार ना फिर से समझ लो बात को, मेरे पास सीओजीएस निकालने का दो तरीका है। या तो हम घसीटा मेथड चलें, ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और एक तरीका क्या है, कितने का माल बेचा है 375 का, और कितना प्रॉफिट है उसमें 75,000, हटा दो जो बचा है वो माल बनने का खर्चा है ना। तो 3 लाख। और एवरेज इन्वेंट्री आपने निकाला होगा, एवरेज इन्वेंट्री बताओ बच्चे कितना आ गया आपका, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2। मुन्ना बता भाई ओपनिंग कितना है, ओपनिंग इन्वेंट्री बच्चे मेरे पास दिया हुआ है, हाँ 1,25 और 1,55 दिया है ना। कहाँ बच्चा, हम तो सॉरी 25,000 और 35,000, तो 25,000 प्लस 35,000 कितना हो गया 60, और 60 डिवाइड बाई 2 यानी कि 30,000। अब रेशियो निकाल लेंगे, तो रेशियो बताओ भाई कितना आ रहा है। ओ ये तो बहुत अच्छा धंधा कर रहा है भाई मुन्ना। कौन है ये, कौन है मुन्ना ये, इतना धंधा कर रहा है धड़ाधड़। पिताजी का धंधा चल रहा है ठीक, तू पढ़ किस लिए रहा है कॉमर्स। पूछ रहे पिताजी धंधा ठीक चल रहा है, क्या पता, हमको दे देते पैसा हम चले जाते बस। भाई अब तुम्हें ये व्यापार तुम्हें ही तो संभालना है। पिताजी के जमाने में जो गड़बड़ी हुई है, मतलब जो पढ़ाई लिखाई वो लोग नहीं कर पाए, ये सब स्कूल का, भैया नहीं पढ़ पाया या उसका मन नहीं था, तुम पढ़ लिख लोगे तो व्यापार को और अच्छा करोगे ना। यार हमको क्या पता, हमको बस पापा से पैसा ले दे दीजिए। अब तो तुम अपने व्यापार में थोड़ा इन्वॉल्व होना शुरू करो, 12 पढ़ लोगे तो चलना पड़ेगा। और अभी तो 11वीं में हो, 1 साल और मज कर लो, गोल्डन पीरियड है तुम्हारा भी, फिर उसके बाद चलेगा। आ गया 10 टाइम्स।
अगर इसमें एवरेज एज हमसे पूछ ले तो कैसे निकालेंगे भाई? एवरेज एज, एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री, ये हमने सेवा दे दी है फ्री में, कोई पैसा नहीं लेंगे इसका, सेवा। तो एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री बताओ भाई कितना आ जाएगा? 365 डिवाइड बाई 10, लगभग 37 दिन। ये बहुत अच्छा है, एक महीने के अंदर में हम पूरा अपना माल रोटेट कर ले जाते हैं। ये माल बन गया, फिर दूसरा माल नया, हर महीने नया प्रोडक्ट निकल रहा है हमारे यहाँ से, ठीक है ना। उस दिन आपको बताया था ना डेड स्टॉक की कहानी, ये जीन्स वीन्स जो आप लोग सोचते हैं कि अरे 50% डिस्काउंट मिला है, एक्चुअली में वो उसके आउटडेटेड है। अब कपड़ा में बदबू तो आएगा नहीं, ये टी शर्ट वी शर्ट जो भी बाजार में मिलते हैं वो लगाते हैं ना टर्टल वाले शोरूम, जहां तहां लगा देते हैं, टर्टल का शर्ट भी पहने हमने फैक्ट्री आउटलेट बोल के खोलते हैं, कितने बेवकूफ बनाते हैं, सबको लगता है ये फैक्ट्री आउटलेट है। भाई फैक्ट्री आउटलेट है चाहे जहां का आउटलेट है, आपका जितने में माल बना है और जितना खर्चा उससे कम तो आप लेंगे नहीं, ठीक है ना। आपका बिक नहीं रहा है इसलिए आप इसको ओल्ड फैशन हो गया या जो भी है, इसलिए आप सस्ता में बेच रहे हैं। बाकी ये सब बेवकूफ बनाना छोड़ दीजिए कि 60% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट। कभी भी कपड़ा आप खरीदना ना, जब ये ऐसे सेल वेल में लगे तो बुरा बात नहीं, खरीदना चाहिए, अच्छी बात है भाई। 6 महीना पुराना कपड़ा पहनेंगे क्या दिक्कत है, उसमें कौन सा खराबी आ जाएगा कि दिक्कत है। 6 महीना पुराना जब आप खरीदना ऐसे सेल्स में से, तो उसके मैन्युफैक्चरिंग डेट को एक बार देखना, वो कम से कम 2-2 साल पुराना होगा, कम से कम 1 साल 2 साल पुराना होगा। हमको कोई दिक्कत नहीं भाई, हम पहनते हैं आराम से। 1000 रुपए का शर्ट अगर 300 मिलेगा तब तो ले ही लेंगे, 300 रुपए तो सिलवाई लग जाता है चलो आगे चलते हैं। तो 42 हो गया। अब इस तरह के रेशियो आप थोड़ा थोड़ा समझ गए हैं, आगे देखते हैं क्या बात कह रहे हैं ये, इनका ये भी बात करते हैं। तो मुन्ना भाई MBBS, आओ आगे की चर्चा हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में आपको पहला नंबर निकाला है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और एवरेज एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री फ्रॉम द फॉलोइंग निकाल लेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है? ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल दिया हुआ है, और जीपी रेशियो लिख रहे हैं 40% ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सेल का 40% आपका क्या है? जीपी है, तो प्रॉफिट निकल जाएगा। सेल माइनस, अभी इसको ना बुद्धिमान लोग क्या करते हैं मालूम है? 5 लाख का सेल है, 40% प्रॉफिट है, सीधा 60% निकाल लेंगे। 5 लाख का 40% निकाल के घटाएंगे नहीं, तो थोड़ा तेज भी भागना है आपको। COGS आप क्या लिखेंगे? 5 लाख का 60%, सीधा सीधा 40% घटा दिया, तो 5 लाख का 60% कितना हो गया? 3 लाख, ठीक है। और एवरेज इन्वेंट्री निकाल के डिवाइड दे देना, एवरेज हो जाएगा। क्या? अच्छा ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर 44 बनाएंगे, इसको मिटा दे रहे हैं। हाँ आओ क्वेश्चन नंबर 44 करते हैं। रेशियो आप मन से पढ़ो, कुछ कुछ चैप्टर हैं जो रट्टा लगाने वाले चैप्टर नहीं है, वहां पे आपको दिमाग ही लगाना पड़ेगा। रेशियो, कैश फ्लो, ये सब हम लोग मन से पढ़े और समय लेके पढ़े, अच्छे से पढ़े। अच्छा है, रिकॉर्ड भी है, आप क्लास रिकॉर्ड है तो अगली बार का मेहनत कम है। पेन ड्राइव में सारा ले लेना मेरे से, क्लास खत्म होगा जब तो पेन ड्राइव में ले लेना, शीट सारा आपके पास है। अपने जूनियर्स को पढ़ाना शुरू करना, हम इसलिए इतना मेहनत से पढ़ा रहे हैं कि आपके आसपास जो लोग हैं वो और अच्छा पढ़ पाए, ठीक है। और डेटा आपके पास रहेगा, शीट पूरा नोट्स आपके पास है, अगल बगल के 4 बच्चे भी मिलते हैं। इसलिए नहीं पढ़ाना कि कुछ कमाई होगा, इसलिए पढ़ाना कि तुम्हारा रिवीजन होता रहेगा और उनको समझा पाओगे तो बहुत अच्छा होगा। और आपके पास डेटा है, अब ज्यादा जिसको कमाने का मन है वो ऑनलाइन कोर्स भी निकाल लेना अपना, बेचना फ्री में, जितना बेच सकते हो बेचो, जितना बेच सकते हो। 500 रुपया में पूरा 11-12 ले जाओ, पढ़ो, है ना। जितना आप कमा सको कमाओ, मेरे तरफ से कोई रोक टोक नहीं है, आराम से बेचो। 2-4 वीडियो अपना भी बना के डालो उसमें। 44 नंबर क्वेश्चन में हम क्यों करवा रहे हैं ये अभी आपको पता लगेगा, ध्यान से सुनो। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर में लिख रहा है ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री हमको दिया है। आओ भाई पहले एवरेज इन्वेंट्री निकाल लेते हैं। मौसम क्या हाल चाल है बच्चे? इनकी सहेली लोग से तुम लोग मिली हो? बाप रे बाप, तीनों शैतान। ओपनिंग इन्वेंट्री 42,500, 37,500, बताओ मौसम कितना आएगा? 42,500 और 37,500। बोलते वीडियो देख के बोलती आप मेरा नाम क्यों लिए? नहीं लेना चाहिए था। नैन्सी बोलती आप मेरा नाम क्यों लिए? कितना आया ये? 40,000 रुपए, ठीक है ना। एक पार्ट तो हम पा गए। अब हमें क्या निकालना है? COGS, कॉस्ट निकालना है। देखो इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। इन्होंने सेल दिया हुआ है 3 लाख का। देखो हम इसको 2-3 तरीके से समझाएंगे, आराम से समझना, चीज को पकड़ना अच्छे से। सेल्स दिया हुआ है कितने का? 3 लाख का, और
प्रॉफिट जो दिया हुआ है ना, वो कह रहे हैं कितना प्रॉफिट कर रहे हैं, 20% ऑन कॉस्ट है। ध्यान रखना इस बात को, 20% ऑफ कॉस्ट है। आपके पास कॉस्ट तो है ही नहीं कहीं पे, कैसे निकालेंगे? अब देखो प्रॉफिट निकल जाएगा, कितना प्रॉफिट है तो हम घटा लेंगे, लेकिन ये कॉस्ट पे प्रॉफिट दिया, ये तो सेल है, कॉस्ट पे कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये बहुत आसान सा तरीका है, जिनको जूनियर क्लास में, क्लास 5-6 में बच्चे पढ़ते हैं, वैसे वहां से चलो पीछे क्लास में चले वहां से भी निकाल सकते हैं, और फिर आगे आप बड़े क्लास में कैसे निकालते हैं वैसे भी सिखा दें। जिनको गणित थोड़ा बहुत अच्छा से आता है वो क्या करेंगे, सर मेरी कॉस्टिंग x रुपए की रही होगी, हमने इस पे x का 20% प्रॉफिट किया होगा, और इस प्रकार से मेरा सेल 3 लाख का आया होगा। हमने x को यहाँ पे काट दिया 5 बार में, तो ये हो गया 5x प्लस x डिवाइड बाई 5, एलसीएम लिए हैं। अब इतना भी नहीं आता है तो बच्चों के साथ पढ़ो जाके, बड़े पापा के बच्चे जो पढ़ रहे होंगे, छोटे बच्चे, उनके साथ पढ़ना। 6x बाई 5 इज इक्वल टू 3 लाख रुपए, और 6 से 30 कट गया 5 बार में, 5 से 25 कट गया 2.5 लाख रुपया। यानी मेरे पास जो माल बना है वो 2.5 लाख का है, अब 2.5 लाख का है और 50,000 का सेल है, तो क्या बन गया भाई, सीधे सीधे सीओजीएस निकल गया आपका। कॉस्ट कितने का निकल गया, कॉस्ट निकल गया 2.5 लाख रुपए का। ठीक है ना? ये तरीका आपको कैसा लग रहा है, छोटा है, बच्चों जैसा लग रहा है ना? अब इसमें एक बुद्धि लगाते हैं, ध्यान से समझो। ये अगर सेल है और इसमें सेल है, सेल में क्या क्या चीजें हैं बताओ, कॉस्ट भी है प्रॉफिट भी है। मेरा कॉस्ट जो है वो 100% है और जो प्रॉफिट है वो 20% है। बात समझ में आ रहा है? यानी ये जो सेल हमको दिखाया जा रहा है फिगर में, ये एज अ परसेंटेज, इसमें 100% कॉस्ट है, 20% प्रॉफिट है। ओके, बात समझ में आ रहा है? अगर 120% की वैल्यू आपको 3 लाख दी गई है तो 1% नहीं निकल जाएगा? अगर आप डिवाइड दे दोगे 3 लाख में 120 से डिवाइड दे दो तो ये 1% नहीं निकल जाएगा? आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है कि कॉस्ट निकालना है? कॉस्ट निकालना है। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी बच्चे, 3 लाख डिवाइड बाई 120 इंटू 100, और निकल जाएगा 2.5 लाख। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो मेरा सेल है उसमें क्या क्या एलिमेंट है, डेनोमिनेटर और न्यूमरेटर को ना ऑलवेज हम बराबर करने की कोशिश करेंगे। ऊपर जो फिगर में 3 लाख का सेल दिया हुआ है, इसलिए ऊपर में फिगर है वैल्यू, और नीचे में इसमें 100% कॉस्ट है और 20% आपने प्रॉफिट दे रखा है, यही कह रहे हो? तो इसका मतलब है ये जो 3 लाख रुपया है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 120% का, और 120% से डिवाइड देते बन गया 1%। हमें क्या निकालना है, अगर प्रॉफिट निकालना है तो 20 से इंटू कर लो, और अगर आपको कॉस्ट निकालना है तो आप 100 से इंटू कर लो। दिस इज द फॉर्मूला। और बच्चे बताते हैं, और एक तरीका बताएंगे, अभी आप देखो खाली आराम से। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12, कितना आ रहा है, ये 2.5 लाख आ रहा है, देख लो भाई 2.5 लाख ही आना चाहिए। इतना ठीक है, समझ में आया? एक और तरीका लोग समझाते हैं, हमको घटिया लगता है, हम तो बस ऐसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, ये बचपन में गणित अगर बचपन में सिखाए, एक लड़की पढ़ती थी लास्ट ईयर, रिद्धि, देखी थी ना उसको? हाँ, मैथ्स में 98 लाई थी, क्लास 7 में उसका परसेंटेज चैप्टर था। हमको 3 दिन लगा था इस बात को उसको दिमाग में घुसेड़ने में कि ऊपर और नीचे को बराबर करना है, और ये बराबर। अब उसको समझ में आ गया था ना, जब पूरा समझ में आ गया, तो बचपन में ये सब लेवल तो सिखाते नहीं है, बस में तो छुटपुट करके निकाल के ऐसे वैसे सिखा देते हैं। हमने उसको ये दिमाग में लगाया था, और दिमाग में ऐसा बैठा दिया ना, तो स्कूल में टीचर जो जो सवाल पूछा है वो लिया, ऐसे सवाल लिख रही वो आंसर बोल रहे, सवाल लिख रही वो आंसर बोल रहे। तो बच्चों को इस तरह से तैयार करो हमेशा। अब ये क्या करते हैं, एक घटिया तरीका, पता नहीं टीचर लोग कहां से आता है दिमाग में, हमको भी सिखाया गया था, हम तुमको भी सिखा रहे हैं, इसको पहले कॉपी करो फिर बताते हैं। तो यहाँ पे आपका रेशियो निकाल लो पहले, फिर इसी चीज को हम बताते हैं। रेशियो क्या आ गया बच्चे बताओ, मेरे पास सीओजीएस कितने का आ गया, 2.5 लाख का, और मेरा एवरेज इन्वेंट्री 40,000 का। मौसम आंसर बोल दो बच्चा, कितना आ जा रहा है, 6.25 टाइम्स। और एज निकाल लोगे आप, एजिंग तो आपको आती है, 365 डिवाइड बाई 6.25 कितना आ रहा है, 58 मतलब 58 डेज अप्रोक्स। ठीक है ना? चलो फटाफट करो फिर आगे बताते हैं। इसको देख लो फिर। इसमें चर्चा हमने ये बताई कि कुछ लोग, हमने ये 2 तरीका बताया, आपको इजी लगा होगा कि आपको जो भी फिगर है उससे निकाल।
ये लोग एक नया तरीका बताते हैं, ध्यान से सुनो क्या बताते हैं। ये एक रट्टा लगाते हैं दिमाग में। हमारे टीचर जो थे वो हमको रट्टा लगवा दिए थे कुछ दिन तक, हमें गुस्सा आता था कि ये हम रटने का काम तो कभी नहीं कर पाते। वो कहते हैं 20% कॉस्ट पे प्रॉफिट है, तो वो ऐसे समझाते हैं कि कॉस्ट पे 20% है, मतलब कॉस्ट 100 रुपया है, ठीक है, 20% प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट कितना है, 20 रुपया है, तो सेल कितने का हो गया भाई, 120 का हो गया, ठीक है। ऐसे समझाते हैं। अब वो क्या कह रहे हैं, ये ऐसे भी नहीं समझाते और भी बहुत कठिन कर देते हैं, हम बहुत सरल बता रहे हैं। तो कॉस्ट के ऊपर में प्रॉफिट दिया है, हमने सेल इतना दे दिया। अगर 120 का सेल है तो कॉस्ट कितने का है, 100 का। हमें जो चीज निकालना होता है वो ऊपर रखते हैं। तो अगर 100 के कॉस्ट पे 120 रुपया सेल है, तो 3 लाख के सेल पे कितना कॉस्ट आएगा, ऐसे भी सोच सकते हैं। अब वो क्या करते हैं, सुनो ध्यान से, उनकी बेवकूफी सुनो। वो कहते हैं रटो, रटो जितना दिमाग में जोर लगा सकते हो रटो। वो कहते हैं प्रॉफिट को अगर हम कॉस्ट पे देखें 20/100, तो ये कितना है, 1/5 है। और अगर इसी प्रॉफिट को हम सेल पे देखें 1/20 पे, तो ये 1/6 है ना, नहीं दिख रहा है, 20 25 100 20 है 120। अगर इसी प्रॉफिट को हम कॉस्ट पे देख रहे हैं तो कितना है, 1/5 है। लेकिन इसी प्रॉफिट को अगर हम सेल पे देख रहे हैं तो 1/6 है। तो वो ये समझाते हैं कि अगर कॉस्ट पे 20% है, यानी ये 1/5 है, तो सेल पे प्रॉफिट जो आएगी, ये 1 को 1 लिखो, ये 5 और 1 6 जोड़ के 6 कर देना। तो कितना सेल पे प्रॉफिट कितना आ गया, आपने प्रॉफिट परसेंटेज को शिफ्ट कर दिया। पहले कॉस्ट पे था वो परसेंटेज 20%, तुमने उसको शिफ्ट कर दिया किस पे, सेल पे। तो अब तुम्हारे पास सेल प्राइस मालूम है 3 लाख का, और इसका 1/6 आपके प्रॉफिट है, इसका मतलब 50,000 आपका प्रॉफिट है। ऐसे निकलवाते हैं। वो कहते हैं कॉस्ट का परसेंटेज को आप शिफ्ट कर दो सेल पे, क्यों, क्योंकि आपके पास सेल प्राइस मालूम है, तो इस परसेंटेज को भी शिफ्ट कर दो किस पे, सेल पे, और फिर आप प्रॉफिट निकाल लो। तो इसमें क्या रट्टा लगवाते हैं, 20% का मतलब 1/5 होता है, 1 को 1 लिखो, 6 में से 1 घटा दो, 5 लिखो, या 5 + 1 6 कर दो, ऐसे करवाते हैं। भाई ये लॉस में उल्टा हो जाएगा, लॉस में नहीं चलेगा ये फॉर्मूला। तो इस तरह से फॉर्मूला अगर कोई बताता है तो मेरे तरफ से उसको डांट के आना कि ये सब फालतू बात मत करवाइए, आप सीधा सीधा ऐसे निकालो। ये सब फालतू बातें 1/5 2/6 ये करना ही नहीं है आपको, सीधे सीधे बात। कॉस्ट पे कितना है ये, 20%, तो आप ऐसे समझना 20 रुपए की प्रॉफिट है, 20 रुपए की प्रॉफिट है 100 रुपए के कॉस्ट पे। तो आप ऐसे करो भाई, कॉस्ट मेरा 100 होगा, प्रॉफिट मेरी 20 होगी, और सेल मेरा 120 होगा। अब हमें क्या निकालना है, कॉस्ट निकालना है। तो कॉस्ट बाई सेल करो, और यहां सेल से इंटू कर दो, ये सेल सेल कट जाएगा, कॉस्ट आ जाएगा। तो आपने क्या किया यहाँ पे, भाई मेरे पास 100 कॉस्ट बाई सेल का यही रेशियो है, और आपके पास सेल 3 लाख का दिया हुआ है, तो आपने कॉस्ट निकाल दिया 2.5 लाख का, यही काम किया है। और हमने क्या सिखाया है कि जो आपका दिया हुआ है इसको दिमाग में खोलो, ये जो है इसमें क्या क्या चीजें, क्या क्या एलिमेंट है, इसमें कॉस्ट है और 20% प्रॉफिट है, तो कॉस्ट इसमें 100% है और इसमें 20% प्रॉफिट है, बन गया 1%। अब आपको जो निकालना है, प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट के परसेंटेज से इंटू कर लो, कॉस्ट निकालना है तो कॉस्ट के परसेंटेज से इंटू कर लो। बात ये दिमाग में बैठाओ, क्योंकि ये बार बार आपको जब आगे बढ़ेंगे बड़े क्लास में, तो ये बिल्कुल सेम चीज वो आपको सिखाएंगे 2-3 तरीके से, आपको जैसे कंफर्टेबल लगे वैसे करो। मेरे हिसाब से हमको ये कंफर्टेबल लगता है कि आपके पास जो फिगर दी हुई है परसेंटेज उसी के बेस पे ले आओ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम हो गया, तो आप 1% बन गया, और 1% से आप जो चाहो निकाल लो, ठीक है, दिमाग में रहेगा। वो 1/5 1/6 वाला दिमाग में मत लगा, क्योंकि लॉस के केस में वो उल्टा हो जाता है। चलो इतना दूर रखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, देखें क्या है। 44 नंबर हमने क्लास में करवाया है, केवल इसीलिए करवाया, कॉस्ट और प्रॉफिट था इसलिए चेंज करवाया। आगे देखो 45 नंबर कॉस्ट में आप बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 46 नंबर देखो, 46 नंबर में आपका जो जीपी दिया हुआ है वो सेल पे दिया हुआ है, आराम से बना लेंगे। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ये भी बन जाएगा। 48 नंबर में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आप आराम से बना लेंगे, नो प्रॉब्लम। बच्चे मेरे, इसमें भी तो कोई दिक्कत नहीं है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जीपी 25%, अगर जीपी केवल लिखा है तो ऑलवेज हम सेल पे ही मानते हैं, जीपी अगर लिखा है तो हम सेल मानते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री 1/4 ऑफ द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये वाला करते हैं, ठीक है ना,
क्वेश्चन नंबर 48 करते हैं, कुछ नई बात है देखते हैं। मिटाएं? हाँ जी मिटाएं, थोड़ा समय लेगा, इसको घबराओ मत, थोड़ा सा हम रेशियो, एग्जाम सबके शुरू होने वाले हैं ना, सबका एग्जाम होने वाला है, ठीक है कोई बात नहीं। भाई साहब मेरे को 48 में थोड़ा हेल्प करो आप लोग। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है 2 लाख का, आप बताओ भाई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या मतलब होता है इसका क्रिश? वाह याद हो गया तुमको तो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब है सेल, कितने का दिया हुआ है? 2 लाख रुपया। जीपी दिया हुआ है आपको, ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया भाई? ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 25%, कुछ लिखा नहीं है तो 25% ऑफ सेल मानते हैं, कितना हो गया? 50,000 रुपया है ना, 1/4। ओपनिंग इन्वेंट्री इज 1/4 ऑफ द क्लोजिंग इन्वेंट्री, और क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज 40% ऑफ द रेवेन्यू ऑपरेशन। तो भैया क्लोजिंग इन्वेंट्री आप बताओ कितना आ रहा है? क्लोजिंग इन्वेंट्री का इन्होंने क्या कहा है? क्लोजिंग इन्वेंट्री इज द क्या लिखा है? 40% ऑफ आरएफओ ना, 40% ऑफ आरएफओ कितना आ जाएगा दीपिका बता बच्चा, कितना आएगा? 40% ऑफ आरएफओ कितना था? 2 लाख का। तो मुन्ना जी ये कितना आएगा? 80,000 का आरएफओ आ गया। अरे क्लोजिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री कितना बताया है? ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री भाई साहब 80,000 रुपए का 1/4 यानी 20,000। तो एवरेज इन्वेंट्री कितना हो गया है? 80,000 ओपनिंग, सॉरी क्या हो गया? 20,000 ओपनिंग प्लस 80,000 क्लोजिंग डिवाइड बाई 2 कितना हो गया? 50,000 रुपये आ गया। रेशियो निकाल लोगे? क्या रेशियो है बगैर मौसम, क्या सिद्धिका बता क्या रेशियो है बच्चा? मेरा कितना है? अच्छा यहां से सीओजीएस तो हमने निकाला ही नहीं। कॉस्ट ऑफ गुड्स कितना आ जाएगा? 1.5 लाख। तो ये 1.5 लाख में ये आपका 1.5 लाख है, और एवरेज आपने बताया 50,000। तो भाई साहब ये 3 टाइम्स आ रहा है मेरा आंसर, ठीक है तो हो गया। तो 49 नंबर क्वेश्चन देखिए जरा, इस तरफ घुमाना जरा। 49 नंबर क्वेश्चन में लिख रहे हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इतना है, सेल्स आपका इतना दिया हुआ है, प्रॉफिट आपको 140 दिया, माइनस कर दीजिए। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपको दे दिया है 7 टाइम्स। अच्छा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे दिया तो आपको मिसिंग फिगर कुछ ना कुछ निकालने बोलेगा। क्या पूछ रहे हैं? कह रहे हैं फाइंड आउट द क्लोजिंग इन्वेंट्री। अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री का 16,000 ज्यादा है तो इस सवाल को थोड़ा हम लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर 49 को, इसको आप कॉपी करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तरुण तुम्हारा क्या हाल चाल है भाई? नींद आ रहा है? बहुत बोरिंग है ये। क्वेश्चन नंबर 49 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहे हैं सेल मेरे पास 7 लाख का, लिखो सेल्स यानी आरएफओ मेरे पास 7 लाख का है। क्या बातें चल रही है भाई पीछे? प्रॉफिट कितने का है? प्रॉफिट कितने का है? 1,40,000। तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ आरएफओ कितना आ गया? 5,60,000। इस पे तो कोई चर्चा ही नहीं विशेष करनी है। अब आगे ये लिख रहे हैं कि मेरा जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो 16,000 ओपनिंग से ज्यादा है। ध्यान से सुनना, इस बार छोटा सा मैथ आएगा बचपन में जैसे हम लोग पढ़ते थे। क्या बचपन में पढ़ते थे? यहां पे ओपनिंग इन्वेंट्री आपको पता नहीं है, पता है? ओपनिंग इन्वेंट्री पता है कि नहीं बताओ? नहीं पता है तो इसको x मान लेते हैं, और क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या हो जाएगा? क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू x प्लस 16,000। तो एवरेज इन्वेंट्री क्या आ जाएगा? एवरेज इन्वेंट्री क्या आ जाएगी? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2, यानी 2x प्लस 16,000 डिवाइड बाई 2। छोटा सा गणित है, x प्लस 16,000 डिवाइड बाई 2, 2 कट गया,
x प्लस 16,000, दिस इज ठीक है, दिस इज द एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री आ गई आपके पास। तो अब आपका, ओ भाई साहब, शर्म से मेरा गर्दन झुक गया, ये तो 8,000 हो जाएगा, सॉरी, x प्लस 8,000 होगा। तुम भी 16 बोला, हम भी 16 लिख दिए, और अब जब गलती पकड़ा जाए तो असर आपके है। अच्छा चलो, तो अभी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? रेशियो हम लोग जो निकालते हैं, रेशियो की वैल्यू कितनी दी इन्होंने? 7 टाइम्स लिखा है ना। तो रेशियो कैसे निकालते हैं हम लोग? COGS, कॉस्ट ऑफ RFO डिवाइड बाई एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू 7 ना। तो कॉस्ट ऑफ RFO कितना आया था आपका? 5,60,000 और डिवाइड बाई x प्लस 8,000, दिस इज 7/1। क्रॉस कर लो, कितना आ जाएगा? 7x प्लस 7 8 56,000, 56,000 इज इक्वल टू 5,60,000। तो ये कितना हो गया? 7x इज इक्वल टू 5,04,000। कैसे 40,000? 5,04,000 और x इज इक्वल टू 5,04,000 डिवाइड बाई 7, कितना आ रहा है? 72,000 रुपया मेरा क्या आया? ये ओपनिंग। और हमसे पूछा क्या गया था? क्लोजिंग। तो 16,000 जोड़ के बता दो, या तुम क्लोजिंग को x पकड़ते हो, ओपनिंग को 16,000 माइनस कर देते हो तो डायरेक्ट निकल जाता है, वो कोई दिक्कत नहीं है, आप निकालो। इसलिए ओपनिंग स्टॉक हमारे पास कितना आ गया? ओपनिंग स्टॉक आ गया 72,000 एंड क्लोजिंग वैल्यू जो है नीचे दिखा लेना एक बार। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 72,000 में आप 16,000 जोड़ दो, यानी कि 88,000, और ये आपका आंसर है। बस खत्म, ठीक है। इसी के ऊपर में हमने एक छोटा सा सवाल और बना रखा है, ओपनिंग क्लोजिंग का बार बार इन्वेंट्री पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 50 में 5 सवाल हैं, आप में पांचों सवाल में ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालनी। सेम सवाल, इतना गुना, उतना बढ़ा, इतना छोटा, ऐसे लिखा हुआ है, तो ये आप बनाएंगे। और इन कैलकुलेट द ऑपरेटिंग क्लोज, 51 नंबर भी बन जाएगा, 52 भी बन जाएगा, 53 भी बन जाना चाहिए। 54 तक आपका होमवर्क, 54। और बाकी अगर आपको फॉर्मूला सारा पता है, आपको जितना बनता बना लीजिए, वैसे तो सब बच्चों के लिए हमें बनवाना ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी 54 तक आपका होमवर्क है। जो बच्चे समझ गए हैं, फॉर्मूला पूरा समझ गए, वो घर में अगर चाहें तो पूरा शीट कर सकते हैं, और अगर बन जाए तो बहुत अच्छा है। और अगले दिन आपको दूसरा शीट दिया जाएगा और इसको कंप्लीट किया जाएगा, अगले दिन ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते, टाटा, बाय बाय।